तो एडवांस जावा में हम क्या सीखने वाले हैं? तो पहला टॉपिक है JDBC और जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज सर्वलेट, एंड थर्ड टॉपिक इज JSP और जावा सर्वर पेजेस, एंड फोर्थ टॉपिक इज स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो हम पहले JDBC से शुरू करेंगे। तो पहले तो ये बात क्लियर करना है कि ये कोर जावा, एडवांस जावा ये बोलकर कुछ होता नहीं है। तो ये तो हमने बनाया है, मतलब हमने नहीं, इंडिया ने बनाया है, इंडिया का लोगों ने बनाया है। तो सन माइक्रो सिस्टम ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि कोर जावा और एडवांस जावा। तो एक्चुअली सन माइक्रो सिस्टम ने जो बोला है कि सन माइक्रो सिस्टम ने 3 एडिशन प्रोवाइड किया है जावा के लिए। पहला जो एडिशन है वो है स्टैंडर्ड एडिशन। तो स्टैंडर्ड एडिशन किसके लिए? तो हम जो कोर जावा किए थे पहले वो है स्टैंडर्ड एडिशन के अंडर। तो ये स्टैंडर्ड एडिशन में हम क्या क्या कर सकते हैं? तो ये स्टैंडर्ड एडिशन से हम स्टैंड एलोन प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन डेवलप स्टैंड एलोन एप्लीकेशन। तो ये स्टैंड एलोन एप्लीकेशन क्या होता है कि जो एप्लीकेशन एक ही मशीन में चलता है, जिस एप्लीकेशन को रन करने के लिए एक ही मशीन का ज़रूरत होता है, उसी एप्लीकेशन को हम बोलते हैं स्टैंड एलोन एप्लीकेशन। दैट इज इट नीड्स only one machine or one computer to run। जो एप्लीकेशन को रन करने के लिए एक ही मशीन का ज़रूरत होता है, वही एप्लीकेशन को हम बोलते हैं स्टैंड एलोन एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल हम विंडोज़ का कैलकुलेटर का एग्जांपल ले सकते हैं। हम जो कैलकुलेटर यूज़ करते हैं वो भी एक स्टैंड एलोन एप्लीकेशन है। और वर्ड, एक्सेल हम जो यूज़ कर रहे हैं वो भी सब स्टैंड एलोन एप्लीकेशन, क्योंकि ये कैलकुलेटर चलाने के लिए तो एक ही मशीन का ज़रूरत होता है। तो ये चलाने के लिए तो 2 मशीन का ज़रूरत नहीं होता है, एक ही मशीन में चलता है। तो इसीलिए कैलकुलेटर है स्टैंड एलोन एप्लीकेशन। तो इसी तरीके का स्टैंड एलोन एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हम स्टैंडर्ड एडिशन यूज़ करते हैं। तो स्टैंड एलोन एप्लीकेशन 2 टाइप का होता है, दैट इज 2 टाइप्स ऑफ स्टैंड एलोन एप्लीकेशन। ओके, तो क्या क्या? पहला जो है वह है CUI एप्लीकेशन। नंबर 1 इज CUI एप्लीकेशन। CUI एप्लीकेशन का मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। ओके, और कमांड यह है कमांड लाइन इंटरफेस और कमांड यूज़र इंटरफेस। ओके, तो मतलब हम जो कमांड प्रॉम्प्ट में जो हम प्रोग्राम को चलाते हैं, अभी तक तो हम एप्लीकेशन को सब कमांड प्रॉम्प्ट में ही चला रहा है, मतलब आउटपुट तो सब कमांड प्रॉम्प्ट में आ रहा है। ओके, तो इसीलिए ये CUI मतलब जो कमांड प्रॉम्प्ट में चलता है। तो अभी तक हमने जो प्रोग्राम किया है सभी CUI एप्लीकेशन है, मतलब सभी का आउटपुट कमांड प्रॉम्प्ट में आता है। ओके, और कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन, तो ये हम कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन। ओके, कंसोल में चलता है मतलब कमांड प्रॉम्प्ट में चलता है, रन्स इन कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, और जो नंबर 2 पॉइंट जो है, मतलब नंबर 2 स्टाइल ऑफ एप्लीकेशन स्टैंड एलोन एप्लीकेशन, वो है GUI एप्लीकेशन। GUI एप्लीकेशन। ओके, GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, मतलब ये रन करने के लिए हम एक विंडो यूज़ कर सकते हैं, विंडो में आउटपुट आएगा। मतलब हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, कमांड बटन, ये सब बटन यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स और बटन्स ये सब क्रिएट कर सकते हैं, कलर बॉक्स, कलर चूज़र। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन हम क्रिएट करूँगा वो विंडो में आएगा, मतलब हम डिफरेंट विंडोज़ क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये है 2 टाइप के एप्लीकेशन, CUI एंड GUI। ओके,
तो यह है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन का दो टाइप। तो यही हम क्रिएट कर सकता हूँ स्टैंडर्ड एडिशन से। और सेकेंड टाइप जो है वो है एंटरप्राइज एडिशन। हम इसके बाद ये जो पहला जो टॉपिक हम करूंगा दैट इज JDBC, ये स्टैंडर्ड एडिशन का ही अंडर में है। दैट इज JDBC कम्स अंडर स्टैंडर्ड एडिशन। स्टैंडर्ड एडिशन ओके, मतलब JDK इंस्टॉल करने से ही हम JDBC को यूज कर सकता हूँ। सिर्फ एक ड्राइवर सॉफ्टवेयर का जरूरत है। हम बाद में डिटेल्स में देख रहा हूँ ये ड्राइवर क्या है। अगर ड्राइवर हमको मिल गया, ड्राइवर सॉफ्टवेयर, हम JDK से JDBC का प्रोग्राम लिख सकता हूँ। ओके, तो दैट मीन्स JDBC कम्स अंडर स्टैंडर्ड एडिशन। और सेकेंड टाइप का जो एडिशन है वो है एंटरप्राइज एडिशन। इट इज एंटरप्राइज एडिशन। ओके, तो ये एंटरप्राइज एडिशन से हम क्या कर सकता हूँ, इससे हम वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकता हूँ। दैट इज वी कैन क्रिएट वेब एप्लीकेशन। ओके, तो JDBC करने के बाद हम यही करूँगा, मतलब एडवांस जावा से हम पहले तो JDBC करूँगा, मतलब जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जावा के साथ हम डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे और उसके बाद हम वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। यही है हमारा एडवांस जावा का कंटेंट। तो एडवांस जावा हमको क्यों सीखना चाहिए, क्योंकि इससे हम वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकता हूँ। तो इसमें क्या क्या पड़ेगा, इसके अंडर में आएगा सर्वलेट एंड JSP। ओके, और स्प्रिंग भी हम करूँगा। इसके बाद हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क भी यूज करूँगा, दैट इज स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ओके, तो एडवांस जावा में हम पहले तो JDBC करूँगा। तो JDBC तो स्टैंडर्ड एडिशन के अंडर में है, और इसके बाद सर्वलेट, JSP एंड स्प्रिंग फ्रेमवर्क ये आएगा एंटरप्राइज एडिशन के अंडर। ओके, तो इसके लिए हमको एक सेपरेट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होगा, एक सर्वर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होगा। दैट इज वी नीड टू इंस्टॉल, डाउनलोड एंड इंस्टॉल ए सर्वर सॉफ्टवेयर। तभी हम इसी टाइप का प्रोग्राम को लिख सकता हूँ। मतलब वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए और एक दूसरा सॉफ्टवेयर का ज़रूरत है, वो है सर्वर सॉफ्टवेयर। ओके, डिफरेंट सर्वर सॉफ्टवेयर है, तो हम इसके बाद देखूंगा कि सर्वर सॉफ्टवेयर का नाम क्या है। अभी जो हम यूज़ करने जा रहा हूँ उसका नाम है अपाचे टॉमकैट। तो अपाचे है कंपनी का नाम, अपाचे टॉमकैट। ओके, अपाचे इज द कंपनी, अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। अपाचे कंपनी इस सॉफ्टवेयर का बनाया है, इसका नाम है टॉमकैट। ओके, तो यह है एंटरप्राइज एडिशन के अंडर। और नंबर 3 जो है, नंबर 3 इज माइक्रो एडिशन। माइक्रो एडिशन से हम मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट कर सकता हूँ। दैट इज वी कैन क्रिएट मोबाइल एप्लीकेशन। ओके, छोटा एप्लीकेशन, एम्बेडेड एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन ये हम क्रिएट कर सकता हूँ माइक्रो एडिशन से। मतलब वॉशिंग मशीन और मोबाइल फ़ोन में जो एप्लीकेशन होगा एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, ओके, मशीन के अंदर, डिवाइस के अंदर जो एप्लीकेशन प्रोग्राम चलेगा वो है माइक्रो एडिशन से हम ये क्रिएट कर सकता हूँ। तो यही है 3 एडिशन गिवन बाय सन माइक्रो सिस्टम। ओके, सन माइक्रो सिस्टम। ओके, और हमने जो ये जो कोड जावा, एडवांस जावा ये सब बात कर रहे हैं, ये तो हमने बना है, ये सब टर्मिनोलॉजी, ये टर्मिनोलॉजी सन माइक्रो सिस्टम ने नहीं दिया है। सन माइक्रो सिस्टम के अनुसार ये 3 एडिशन है। फर्स्ट इज स्टैंडर्ड एडिशन, सेकेंड इज एंटरप्राइज एडिशन एंड थर्ड इज माइक्रो एडिशन। तो JDBC है स्टैंडर्ड एडिशन के अंडर, और सर्वलेट, JSP ये सब है एंटरप्राइज एडिशन के अंडर।
और एडवांस जावा में हम पहले JDBC से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम सर्वलेट, JSP और स्प्रिंग फ्रेमवर्क यूज करेंगे। ओके, तो JDBC सीखने के लिए हमको कोर जावा का जो कॉन्सेप्ट मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग और रैपर क्लास, ये सब हमको जानना ज़रूरी है, और कलेक्शन फ्रेमवर्क, ओके, ये हम सब यूज़ करने जा रहे हैं। ओके, दैट मीन्स टू लर्न और learn and use JDBC, we need to use the concept like exception handling. Okay, number one is exception handling, और number two is wrapper class, एंड नेक्स्ट उसके बाद फाइल हैंडलिंग भी चाहिए, दैट इज फाइल हैंडलिंग, एंड नंबर 4 इज इंटरफेस और इनहेरिटेंस, ये सभी आएगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। तो ये सभी फीचर हम JDBC में यूज़ करेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं JDBC से। तो JDBC का फुल फॉर्म है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ओके, तो एक्चुअली हम जो डेटा स्टोर करेंगे, हम परमानेंटली डेटा को स्टोर करने के लिए दो टेक्निक यूज करते हैं। दो तरीके में हम डेटा को परमानेंटली हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं। वन इज यूजिंग फाइल हैंडलिंग एंड अनदर इज यूजिंग डेटाबेस। तो हम पहले कोड जावा में तो फाइल हैंडलिंग किए थे। दैट मीन्स फाइल हैंडलिंग हम क्यों यूज करते हैं कि हमको अगर छोटा इंफॉर्मेशन है, कम इंफॉर्मेशन है, उसको अगर हम क्विकली जल्दी में हम छोटा सा फाइल में स्टोर करना चाहते हैं, हमारे पास अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है, ओके, कम डेटा है, तो हम अगर उसी कम डेटा को हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करना चाहते हैं तो हम टेक्स्ट फाइल यूज कर सकते हैं। तो हम प्रीवियस क्लास में देखा था जब हम कोड जावा किए थे कि हम फाइल में हम स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता हूँ, तो उसी के लिए हम फाइल हैंडलिंग करते हैं। ओके, दैट इज फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग का पर्पस क्या था कि हमारे पास अगर छोटा सा अमाउंट ऑफ डेटा है, कम डेटा, उसी को हार्ड डिस्क में स्टोर करने के लिए हम टेक्स्ट फाइल यूज करते थे। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारे डेटा है, मतलब किसी कंपनी में अगर थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और इससे भी ज़्यादा 10,000 और इससे भी ज़्यादा अगर बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उसके डेटा अगर हमें स्टोर करना है और इन ए स्ट्रक्चर्ड वे, एक अच्छा फॉर्मेट में, अगर उसी बहुत सारे डेटा को एक साथ स्टोर करना है, तो ये टेक्स्ट फाइल अप्रोप्रिएट नहीं है। टेक्स्ट फाइल में हम स्टोर कर तो सकता हूँ, लेकिन उसके बाद उसको प्रोसेस भी करना है। मतलब टेक्स्ट फाइल में, मतलब फाइल में स्टोर करने के बाद उसके ऊपर हमको क्वेरी भी करना है। ओके, मतलब हमको आफ्टर स्टोरिंग डेटा हम क्या करना चाहते हैं, इसको सर्चिंग भी करना चाहते हैं। दैट इज वी हैव टू परफॉर्म क्वेरी और सर्चिंग, परफॉर्म क्वेरी और सर्च ऑन दैट डेटा। उसी डेटा के ऊपर हमको क्वेरी करना है, मतलब सर्च करना है कि फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर आईडी और पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, हम उसी एम्प्लॉय को देखना चाहता हूँ। दैट इज हम ऐसा करना चाहता हूँ कि शो ओनली दोज एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन से अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ओके,
तो ऐसा करके हम क्वेरी करना चाहता हूँ। तो अगर हमने डेटा को टेक्स्ट फाइल में स्टोर किया तो ये ऐसा क्वेरी करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, मैनुअली करना होगा ये सब और बहुत टाइम भी लगेगा, तो ये अच्छी तरह से हम नहीं कर पाऊंगा। तो और अगर अपडेट भी करना है, नेक्स्ट टास्क इज अपडेट। दैट इज फॉर एग्जांपल वी वांट टू अपडेट पर्टिकुलर रिकॉर्ड, अपडेट पर्टिकुलर रिकॉर्ड। ओके, तो ये भी करना बहुत ही मुश्किल होगा अगर हमने नॉर्मल टेक्स्ट फाइल में सारे डेटा को स्टोर कर दिया। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको यूज करना है डेटाबेस। फॉर एग्जांपल आइदर ओरेकल और माईएसक्यूएल और पोस्टग्रेसक्यूएल और H2 और भी बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स है। उसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को हमको यूज करना है, जाके हम ये जो काम हम करना चाहता हूँ, ये डेटा स्टोर करने के बाद, दैट मीन्स क्वेरी ऑन द डेटा और अपडेट पर्टिकुलर रिकॉर्ड, अगर ये सब काम हम अच्छी तरह से करना चाहता हूँ तो हमको डेटाबेस में स्टोर करना है। टेक्स्ट फाइल में स्टोर करने से ये सब काम हम अच्छी तरह से नहीं कर सकता हूँ। ओके, बहुत ही मुश्किल होगा और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा, ये हम कर नहीं सकता हूँ। और थाउजेंड्स और लाख्स ऑफ डेटा को हम छोटा फाइल में स्टोर भी नहीं कर सकता हूँ। तो इसीलिए बहुत सारे डेटा लेकर अगर हमें काम करना है और डेटा को स्टोर करने के बाद अगर ये सब हम काम हमें करना है, मतलब डेटा के ऊपर क्वेरी करना और अपडेट करना, ये सब काम करने के लिए हमको डेटाबेस में डेटा को स्टोर करना होगा। टेक्स्ट फाइल यहाँ पर एप्रोप्रिएट नहीं है, तो इसीलिए हमको ये डेटाबेस यूज करना होगा, मतलब आइदर ओरेकल और माईएसक्यूएल और भी जो बहुत सारे डेटाबेस है ये। ओके, तो हम इसी कोर्स में बेसिकली ओरेकल और माईएसक्यूएल लेकर ही काम करूंगा और बाद में हम बाकी डेटाबेस को यूज करूंगा। ओके, तो दैट मीन्स हम अभी ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर ये यूज करना चाहता हूँ, दैट इज ओरेकल, माईएसक्यूएल एटसेट्रा। तो इसको यूज करने के लिए ये पहले डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना होगा। मतलब ओरेकल का जो वेबसाइट है इसमें से ओरेकल को डाउनलोड करना होगा और माईएसक्यूएल भी डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। तो पहले हम ओरेकल वेबसाइट दिखा देता हूँ, वहाँ से ओरेकल को इंस्टॉल करना होगा। तो ये इंस्टॉल करने से तो टाइम लगेगा, हमारा मशीन में तो ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो हम यहाँ से दैट इज लिखूंगा कि ओरेकल डाउनलोड, ओके, सॉफ्टवेयर डाउनलोड oracle.com। तो यही है ओरेकल का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ से ओरेकल को डाउनलोड करना है। तो ओरेकल को डाउनलोड करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का जो वेबसाइट है उसमें एक अकाउंट होना चाहिए। वहाँ पर अकाउंट होने के बाद ही हम इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड बोल रहे हैं। ओके, दैट इज यहाँ से हम ओरेकल को डाउनलोड कर सकता हूँ, डाउनलोड सॉफ्टवेयर। ओके, ओरेकल सॉफ्टवेयर डिलीवरी। ओके, तो यहाँ पर हमको साइन इन करना है। तो यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करना है और अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम ये ओरेकल को डाउनलोड कर सकता हूँ। ओके, तो हमारे पास जो ओरेकल है इसका वर्जन है ओरेकल 18C। ओके, तो हम वी आर यूजिंग ओरेकल 18C। तो इसके बाद भी ओरेकल 19 भी रिलीज हो गया है। तो 19 का साइज बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए हम 19 यूज़ नहीं कर रहा हूँ, हम 18C यूज़ कर रहा हूँ। इसका साइज थोड़ा सा छोटा है, तो इसके लिए ये जल्दी इंस्टॉल भी होता है। 19 इंस्टॉल करने से थोड़ा बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसके लिए हम 18C इंस्टॉल कर रहा हूँ। हमारे मशीन में 18C इंस्टॉल है। ओके, दैट इज ओरेकल 18C डाउनलोड। ओके, तो हम जो यूज कर रहा हूँ वो है ओरेकल डेटाबेस का एक्सप्रेस एडिशन। ओके, तो ओरेकल का 2 एडिशन होता है। पहला जो है वो है
XC मतलब एक्सप्रेस एडिशन, एंड सेकंड जो एडिशन है वो है एंटरप्राइज एडिशन। तो एंटरप्राइज एडिशन प्रोफेशनल कंपनीज जो है वो यूज़ करते हैं। अगर कोई कंपनी यूज़ करना चाहते हैं तो वो जनरली ये एंटरप्राइज एडिशन को यूज़ करते हैं। तो हम तो घर में यूज़ कर रहा हूँ, तो हमारा तो छोटा वर्जन होने से ही चलेगा। तो ये एक्सप्रेस एडिशन थोड़ा सा हेवी वेट है, मतलब इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा है। और लेकिन एक्सप्रेस एडिशन का जो बात कर रहा हूँ ये लाइट वेट है, ये जल्दी डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल भी हो जाएगा। तो ये हमारा घर के यूज़ के लिए यही एडिशन ठीक है। तो हम एक्सप्रेस एडिशन लेकर ही काम करूँगा। ओके। और हर ओरेकल के लिए एक SID होता है। SID का मतलब है सिस्टम आइडेंटिफायर। ओके, तो उसको हम SID बोलता हूँ। तो एक्सप्रेस एडिशन यही SID है। एक्सप्रेस एडिशन का जो SID वो XC है, और एंटरप्राइज एडिशन का जो SID वो है ORCL। ओके, इसका SID है ORCL। तो ये हमको जानना है क्योंकि हम जब जावा के साथ डेटाबेस को कनेक्ट करूँगा, ये SID हमको यूज़ करना होगा। ओके, दैट इज SID इज XC। ओके, हम तो एक्सप्रेस एडिशन यूज़ कर रहा हूँ, इसके लिए हमको ये SID मेंशन करना होगा। ओके, कि ओरेकल का कौन सा एडिशन हम यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके लिए ये हमें जानना होगा। ओके, तो हम यहाँ पर इसी कोर्स में ओरेकल 18C यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो अब ये जानना है कि ये JDBC होता क्या है। तो हम यहाँ पर डेटाबेस में डेटा स्टोर करने जा रहा हूँ, फाइल में नहीं। तो मतलब ओरेकल में और MySQL में डेटा स्टोर करने जा रहा हूँ। तो MySQL में यहाँ पर MySQL के लिए जो डाउनलोड करना है वो है XAMPP। ओके, XAMPP। और WAMP नाम का भी एक सॉफ्टवेयर है, वो भी हम इंस्टॉल कर सकता हूँ, दैट इज WAMP। ओके, तो हमारा मशीन में हम ये XAMPP को डाउनलोड किया है और इंस्टॉल किया है। XAMPP को डाउनलोड करने के लिए हम फिर से हम गूगल में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि XAMPP डाउनलोड। ओके, तो यह डाउनलोड XAMPP। ओके, यहाँ पर इसी पेज से हमको XAMPP को डाउनलोड करना है। ओके, तो ये विंडोज़ के लिए है। तो हम इसमें से किसी को हम डाउनलोड बटन में क्लिक करने से ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो XAMPP का फुल फॉर्म है X ऑपरेटिंग सिस्टम, Apache, MySQL, PHP एंड Perl। ओके, तो यहाँ से MySQL डाउनलोड हो जाएगा। MySQL सेपरेट करके डाउनलोड करने का कोई ज़रूरत नहीं, हम ये XAMPP डाउनलोड करने से ही MySQL डाउनलोड होगा। और ये जो Apache है यह है सर्वर का नाम। तो ये सभी जो ओरेकल और MySQL ये सर्वर कंप्यूटर में रन करता है। तो MySQL चलाने के लिए एक सर्वर का होना ज़रूरी है। तो अभी तो हमारा मशीन ही सर्वर होगा, कोई दूसरा मशीन नहीं होगा। हमारा मशीन ही सर्वर और क्लाइंट दोनों का ही काम करेगा। तो लेकिन ये सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। तो ये Apache यही है सर्वर सॉफ्टवेयर। तो ये सर्वर सॉफ्टवेयर भी ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। और ये Apache एंड MySQL दोनों को हमें स्टार्ट करना है। तो हमारे मशीन में तो ये इंस्टॉल किया गया, तो हम स्टार्ट में क्लिक करता हूँ और यहाँ से XAMPP ओपन करता हूँ। ये XAMPP कंट्रोल पैनल ये आएगा इंस्टॉल करने के बाद। तो इसको ओपन करता हूँ। ये ओपन करने से ये विंडो ओपन हो जाएगा XAMPP कंट्रोल पैनल। तो यहाँ पर ये जो देख रहा हूँ कि Apache एंड MySQL नाम कर दोनों बटन है। तो ये दोनों बटन को स्टार्ट में क्लिक करने से ये दोनों स्टार्ट हो जाएगा। ये स्टार्ट में क्लिक कर दिया और अगर सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। ये Apache सर्वर स्टार्ट हो गया और ये MySQL ये भी स्टार्ट कर देता हूँ और ये भी स्टार्ट हो गया। ओके, तो ये Apache एंड MySQL दोनों को स्टार्ट कर दिया। तो अभी अगर इसका
डेटाबेस का जो विंडो जहाँ पर हम डेटाबेस और टेबल को क्रिएट करेंगे, तो वहाँ पर जाने के लिए हम यहाँ से ये जो एडमिन बटन है यहाँ से क्लिक कर सकता हूँ, और माई एसक्यूएल के चलाने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट भी यूज़ कर सकता हूँ। तो उससे अच्छा है ये एडमिन बटन में क्लिक करना। यहाँ से हम जा सकता हूँ, और भी एक हाँ यस हाँ, एनी क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? तो ये एडमिन बटन में हमने क्लिक कर दिया, तो ये पेज ओपन हो जाएगा, दैट इज localhost/php myadmin। तो यहाँ से हमको नया डेटाबेस और टेबल को क्रिएट करना है। तो ये हम बाद में देख रहा हूँ, ये हम कैसे करूँगा। तो यहाँ से भी कर सकता हूँ, और यहाँ पर एक सेपरेट सा सॉफ्टवेयर भी हम डाउनलोड कर सकता हूँ। इसका नाम है MySQL Workbench। ओके, तो इसका नाम है that is MySQL, that means to run SQL commands we can use a software that is called MySQL Workbench। ओके, तो ये भी हम गूगल से डाउनलोड कर सकता हूँ। तो गूगल में जाकर हम ये भी डाउनलोड कर सकता हूँ, दैट इज MySQL Workbench। ओके, डाउनलोड, ये डाउनलोड MySQL Workbench। तो यहाँ से हम तो यहाँ से डाउनलोड बटन में क्लिक करने से ये MySQL Workbench डाउनलोड होगा। तो यह है MySQL Workbench। तो हमारा मशीन में ये तो डाउनलोड ऑलरेडी हमने कर चुका हूँ। ओके, तो इसको हम डबल क्लिक करता हूँ। ओके, तो इसमें डबल क्लिक करने से ये MySQL Workbench ओपन हो जाएगा। तो यह MySQL Workbench का ओपनिंग स्क्रीन। तो इसके पहले ये XAMPP को डाउनलोड करना होगा और इंस्टॉल भी करना होगा, और इसके बाद ये जो कनेक्शन है यहाँ पर क्लिक करूँगा, और यहाँ से कनेक्शन क्रिएट भी कर सकता हूँ अगर कोई कनेक्शन नहीं है तो। तो हाँ, मैं कनेक्शन क्रिएट कर चुका हूँ पहले, इसके लिए यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। और अगर नहीं है तो ये प्लस बटन में क्लिक करने से नया कनेक्शन क्रिएट होगा। ओके, यहाँ पर कनेक्शन नेम देना होगा, और ओके में क्लिक करने से हम कनेक्शन को क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये हम डिटेल्स में बाद में देख रहा हूँ, और अभी ये कनेक्शन में क्लिक करने से क्या होगा ये हम दिखा देता हूँ। ये कंटिन्यू एनीवे में क्लिक कर दूंगा, तो अब ये ऐसा एक विंडो ओपन हो जाएगा, और ये जो लेफ्ट विंडो दिखा रहा है यहाँ पर सारे टेबल का नाम दिखाएगा, जो टेबल हमने पहले से क्रिएट कर चुका हूँ। और इसके बाद यहाँ पर हम SQL कमांड को रन कर सकता हूँ। ओके, तो यह MySQL के लिए। और Oracle के लिए क्या करना होगा? Oracle के लिए हम और एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता हूँ, इसका नाम है SQL डेवलपर। ओके, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर, ये भी इसको भी हमको डाउनलोड करना होगा, दैट इज टू रन SQL कमांड। ये है MySQL के लिए, टू रन SQL कमांड्स इन MySQL, और टू रन MySQL, टू रन SQL इन Oracle, कमांड इन Oracle। हमको और भी एक सॉफ्टवेयर चाहिए, दैट इज SQL डेवलपर।
ओके, तो ये भी हम गूगल से डाउनलोड कर सकता हूँ। दैट इज़ यहाँ पर लिखूँगा कि SQL डेवलपर डाउनलोड। ओके, तो Oracle SQL डेवलपर डाउनलोड। तो यहाँ से हम Oracle SQL डेवलपर को डाउनलोड कर सकता हूँ। ये डाउनलोड बटन में क्लिक करने से ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो हम Oracle SQL डेवलपर को एक बार ओपन करता हूँ। तो यह है SQL डेवलपर। तो ये SQL डेवलपर ओपन हो रहा है। तो इसके पहले हमको Oracle इंस्टॉल करना है। इसके पहले Oracle को इंस्टॉल करना है, तभी ये काम करेगा। ये Oracle के साथ एक कनेक्शन कर लेगा और उसके बाद हम यहाँ पर किसी भी टेबल बना भी सकता हूँ, और अगर पहले से बना हुआ है उसको भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये इनिशियलाइज हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर भी एक कनेक्शन क्रिएट करना होगा। तो अगर पहले से कनेक्शन नहीं है तो ये ग्रीन जो प्लस बटन दिखा रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करने से हम नया कनेक्शन क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, ये नया कनेक्शन जो MySQL वर्क बेंच में आ रहा था, वैसा ही यहाँ पर भी एक कनेक्शन पहले क्रिएट करना होगा। ओके, और ये भी हम बाद में करूँगा, नया कनेक्शन क्रिएट करके। तो हमारे पास कनेक्शन है ऑलरेडी। ये जो con2 दिखा रहा है, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करने से ये con2 आ गया, और इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड को पूछेगा। तो यहाँ पर यूज़र नेम है सिस्टम, और जो मशीन में जो पासवर्ड है, जिसका मशीन में जो पासवर्ड है, तो वो पासवर्ड से हम यहाँ पर एंटर कर सकता हूँ। ओके, तो हम यहाँ पर पासवर्ड दे रहा हूँ, और ओके करने से ये विंडो ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ये पासवर्ड थोड़ा गलत है कि ये con2 सिस्टम। ओके, तो ये ओपन हो गया। ओके, तो अगर यूज़र नेम एंड पासवर्ड ठीक है तो हम यहाँ पर एंटर करके यहाँ पर हम SQL कमांड को रन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो टेबल्स दिखा रहा है, इसमें क्रिएट करने से ये सब टेबल्स हम देख सकता हूँ। ये EMP और EMP2। ओके, तो यहाँ पर टेबल्स है। ओके, तो ये डेटा भी दिखा रहा है। ओके, यहाँ पर कॉलम्स एंड यहाँ पर डेटा। ओके, और ये जो क्वेरी का जो कनेक्शन, ये जो विंडो है, ये con2 दिखा रहा है। यहाँ पर हम SQL कमांड को रन कर सकता हूँ, और यहाँ से हम टेबल का स्ट्रक्चर दिखा सकता हूँ। तो ये है हमारा Oracle एंड MySQL का डेटाबेस। तो ये पहले हमको डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है, तभी हम इसके साथ जावा का कनेक्शन कर सकता हूँ। ओके, तो अब ये, तो पहले देखना ये JDBC होता क्या है, तो हम उसके बाद तो जावा से डेटाबेस का कनेक्ट करके प्रोग्राम लिखूंगा। तो JDBC का फुल फॉर्म हम जो देख रहा हूँ, यह है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। दैट इज जावा के साथ, जावा प्रोग्राम के साथ अगर डेटाबेस को कनेक्ट करना है, दैट इज जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। तब हम ये टेक्नोलॉजी यूज करूंगा। जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी इज ए टेक्नोलॉजी।
कि इज ए टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्नोलॉजी हमें क्यों यूज़ करना पड़ेगा? तो दैट मीन्स सपोज यहाँ पर हम हमारा जावा एप्लीकेशन है, मतलब जावा का प्रोग्राम है, दैट इज आवर जावा एप्लीकेशन, मतलब जावा का प्रोग्राम है, नॉर्मल जावा प्रोग्राम जो हमने पहले से लिख चुका हूँ, क्या आवर नॉर्मल जावा एप्लीकेशन। और यहाँ पर है डेटाबेस, तो ये किसी भी डेटाबेस हो सकता है, आइदर ओरेकल, माई एसक्यूएल, कुछ भी, दैट इज ये है डेटाबेस। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जावा एप्लीकेशन ये डेटाबेस का जो लैंग्वेज ये नहीं समझता है, और डेटाबेस भी जावा एप्लीकेशन का जो लैंग्वेज मतलब जावा लैंग्वेज ये नहीं समझता है। मतलब कोई भी किसी का लैंग्वेज नहीं समझता है, जावा भी डेटाबेस का लैंग्वेज नहीं समझता है। डेटाबेस का लैंग्वेज का मतलब एसक्यूएल, डेटाबेस में हम जो लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ वह है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो जावा एसक्यूएल को नहीं समझता है और एसक्यूएल भी जावा लैंग्वेज को नहीं समझता है। लेकिन हम करना क्या चाहता हूँ, जावा से ही प्रोग्राम लिखकर डेटा को डेटाबेस में एंट्री करना चाहता हूँ। तो इसीलिए इस दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। मतलब हमको ऐसा कुछ करना होगा जिसमें से हम जावा प्रोग्राम का जो कोड वो हमको ऐसा करना है कि एसक्यूएल उसको समझ सकेंगे और एसक्यूएल भी जावा प्रोग्राम का जो कोड उसको समझ सकेंगे। ऐसा कुछ टेक्निक हमको यूज करना है। तो ये दोनों तो किसी का लैंग्वेज समझ नहीं पा रहा है, तो इसके लिए हम क्या करूँगा, इस दोनों के बीच में एक नया सॉफ्टवेयर को यूज करूँगा। दैट मीन्स एक इंटरप्रीटर चाहिए हमको, इस दोनों के अंदर हमको एक इंटरप्रीटर चाहिए। ओके, जो क्या करेगा, हम जावा एप्लीकेशन और जावा कोड को इंटरप्रीटर को बताऊंगा और इंटरप्रीटर उसको एसक्यूएल में कन्वर्ट कर देगा। और उल्टा भी करेगा दैट इज एसक्यूएल हम इंटरप्रीटर को दूंगा और इंटरप्रीटर उसको जावा लैंग्वेज और जावा कॉल्स बोल रहा हूँ, ऐसा जावा स्पेसिफिक कॉल्स ऐसा बोल रहा हूँ, जावा स्पेसिफिक कॉल्स को डेटाबेस स्पेसिफिक कॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। दैट इज जावा स्पेसिफिक कॉल हम इंटरप्रीटर को दूंगा। इंटरप्रीटर क्या करेगा, उसको डेटाबेस स्पेसिफिक कॉल में कन्वर्ट कर देगा। ओके, यही इसी इंटरप्रीटर का काम है। तो इस इंटरप्रीटर का एक नाम है, तो इसका नाम है ड्राइवर। ओके, तो दैट मीन्स हमको एक ड्राइवर का जरूरत है। ये ड्राइवर क्या करेगा, ड्राइवर जावा स्पेसिफिक कॉल को, दैट मीन्स हमारा जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस स्पेसिफिक कॉल मतलब एसक्यूएल ही समझ रहा हूँ, एसक्यूएल में कन्वर्ट कर देगा। और उल्टा भी करेगा, दैट इज डेटाबेस स्पेसिफिक कॉल को जावा स्पेसिफिक कॉल में कन्वर्ट कर देगा। तो यही है इंटरप्रीटर और इसको हम बोलता हूँ ड्राइवर सॉफ्टवेयर। तो ये ड्राइवर सॉफ्टवेयर हमको पहले ज़रूरत है, तभी हम जावा एप्लीकेशन के साथ डेटाबेस का कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। दैट मीन्स हम अभी जो करने जा रहा हूँ दैट इज जावा के साथ डेटाबेस को कनेक्शन करने जा रहा हूँ। ओके, तो यही ड्राइवर सॉफ्टवेयर कहाँ पर मेंशन किया गया, ये हमारा जो JDBC इसमें ये ड्राइवर सॉफ्टवेयर को इसको कैसे क्रिएट करना है यही मेंशन किया गया। तो कैसे मेंशन किया गया, तो ये JDBC है एक सेट ऑफ इंटरफेसेस, मतलब ये JDBC इज ए API। API का मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ओके, तो मतलब ये हमने जो इंटरफेस बोल रहा हूँ इसका मतलब यह है सेट ऑफ इंटरफेसेस। ये JDBC क्या है, JDBC इज ए सेट ऑफ इंटरफेसेस। ओके,
तो हम तो पहले इंटरफेस किए थे कोर जावा में। इंटरफेस में क्या होता है, सम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता है। इंटरफेस में क्या रहता है कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ओके, जेडीबीसी क्या है, एक एपीआई है, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो इंटरफेस में क्या रहता है कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ओके, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ओके, स्पेसिफिकेशन मतलब जेडीबीसी को बनाने के लिए, मतलब जावा के साथ डेटाबेस को कनेक्शन करने के लिए जो जो स्पेसिफिकेशन, जो जो फीचर होना ज़रूरी है, वही है हमारा रिक्वायरमेंट। उसी को हम बोलता हूँ कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। जावा के साथ डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है, जो जो करना है हमको, उसी को बोल रहा हूँ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ओके, तो यही रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कहाँ पर बता दिया गया, ये जेडीबीसी के अंदर। ओके, तो जेडीबीसी के अंदर है क्या, जेडीबीसी के अंदर है सेट ऑफ इंटरफेसेस। ओके, और कलेक्शन ऑफ इंटरफेसेस, यही है जेडीबीसी। सो व्हाट इज जेडीबीसी? जेडीबीसी इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरफेसेस। ओके, और पहला जो डेफिनेशन, यह है दूसरा डेफिनेशन, और पहला जो डेफिनेशन यह है टेक्नोलॉजी। ओके, तो जेडीबीसी क्या है, पहला डेफिनेशन है जेडीबीसी इज ए टेक्नोलॉजी। तो जिसके द्वारा हम क्या कर रहा हूँ, जावा के साथ डेटाबेस को कनेक्शन कर रहा हूँ, मतलब कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। जावा के साथ डेटाबेस को कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। जावा एंड डेटाबेस में कम्युनिकेशन हो रहा है। जैसे कि क्या होगा कि जावा से हम डेटाबेस में एंट्री कर सकता हूँ। हम डेटा जावा से, जावा का हेल्प लेकर डेटा को डेटाबेस में एंट्री करूँगा। यही हमारा टारगेट है। डेटा को डायरेक्टली तो हम डेटाबेस में हम एसक्यूएल लेकर डेटा एंट्री कर सकता हूँ यहाँ पर। ओके, यहाँ से एसक्यूएल लेकर हम डेटा यहाँ पर ओरेकल में एंट्री कर सकता हूँ, और माई एसक्यूएल में भी जो ये जो PHP माई एडमिन जो हमने दिखा पहले। ओके, तो यहाँ पर ये जो एडमिन पैनल था, ओके, ये जो विंडो, यहाँ से भी हम एसक्यूएल लेकर हम डेटा को डायरेक्टली एंट्री कर सकता हूँ। लेकिन अभी हम ऐसा नहीं करूँगा, अभी हम जावा से यहाँ पर डेटा एंट्री करूँगा। यही हमारा टारगेट है। तो इसी को करने के लिए जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, तो यही है जेडीबीसी टेक्नोलॉजी। ओके, तो जेडीबीसी टेक्नोलॉजी से हम जावा के साथ डेटाबेस को कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। तो यही टेक्नोलॉजी है जेडीबीसी। दैट इज जावा के साथ डेटाबेस को कम्युनिकेशन करने के लिए हमको एक टेक्नोलॉजी का जरूरत है। उसी टेक्नोलॉजी को बोलता हूँ जेडीबीसी। तो यह पहला डेफिनेशन। और दूसरा डेफिनेशन है जेडीबीसी इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरफेसेस। ओके, तो ये जो कलेक्शन ऑफ इंटरफेस, ये कौन दिया है, मतलब कौन कंपनी दिया है? तो ये कलेक्शन ऑफ इंटरफेस देगा जेडीबीसी वेंडर। ओके, जावा वेंडर। ये जो स्पेसिफिकेशन मतलब सेट ऑफ इंटरफेस, ये कौन देगा? ये देगा जावा वेंडर, मतलब जो कंपनी जावा क्रिएट किया है। ओके, जावा ओनर। जावा वेंडर मीन्स जावा ओनर। ओके, तो जावा ओनर क्या है यहाँ पर? पहले तो सन माइक्रो सिस्टम था जो जावा बनाया था। अभी तो ओरेकल कॉरपोरेशन तो इसको परचेज किया है, सन माइक्रो सिस्टम को। तो दैट मीन्स अभी ओरेकल कॉरपोरेशन ही जावा वेंडर है। ओके, तो ओरेकल कॉरपोरेशन यहाँ पर जावा वेंडर है, और डेटाबेस वेंडर भी, दोनों ही ओरेकल कॉरपोरेशन ही है। ओरेकल ही जावा को क्रिएट किया है, और ओरेकल ही डेटाबेस को भी बनाता है। मतलब यहाँ पर जावा वेंडर एंड डेटाबेस वेंडर दोनों ओरेकल ही है। और डेटाबेस वेंडर और भी बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब IBM हो सकते। ओके, और भी दूसरा कंपनी है वो भी हो सकते। लेकिन जावा वेंडर तो एक ही है, क्योंकि जावा तो दो कंपनी ने नहीं बनाया।
अभी एक ही कंपनी ने बनाया है, दैट इज ओरेकल कॉरपोरेशन। तो अभी जावा वेंडर है ओरेकल कॉरपोरेशन, वही इस JDBC को प्रोवाइड करेगा, मतलब कलेक्शन ऑफ इंटरफेस को प्रोवाइड करेगा। तो इंटरफेस में क्या रहता है कि कुछ फंक्शंस रहता है। हम तो पहले देखा था कोर जावा में कि इंटरफेस के अंदर कुछ फंक्शंस रहता है, तो वही फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट करके कुछ क्लास बनाना है। ओके, तो डेटाबेस वेंडर क्या करेगा, डेटाबेस वेंडर वही फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करके कुछ क्लास बनाएगा। मतलब ये कंपनी वन जो है, कंपनी वन मतलब यहाँ पर तो दो ही ओरेकल ही है। ओके, मतलब जावा जो बना है, ओके, मतलब जावा वेंडर यहाँ पर है, जावा वेंडर। जावा वेंडर ये इंटरफेस को प्रोवाइड करेगा। और दूसरा कंपनी यहाँ पर तो वो भी ओरेकल ही है, मतलब कंपनी टू, ये और भी कुछ हो सकता है, मतलब दूसरा डेटाबेस कंपनी भी हो सकता है, मतलब PostgreSQL और H2, ओके, और IBM, तो ये भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर ओरेकल भी है और से IBM भी हो सकता है और H2, ओके, और PostgreSQL एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है। ये सब डेटाबेस वेंडर ये इसको इम्प्लीमेंट करेगा। ओके, मतलब ये सब है डेटाबेस वेंडर, ये है डेटाबेस वेंडर्स। ओके, तो जावा वेंडर ये इंटरफेस को प्रोवाइड करेगा और इस इंटरफेस के अंदर जो जो फंक्शंस है उसको इम्प्लीमेंट करके कंपनी टू मतलब डेटाबेस वेंडर इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाएगा। ओके, implements the specifications given in the interface, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाएगा और इसको एक साथ एक पैकेज के अंदर रख देगा। ओके, मतलब एक जार फाइल बनाएगा। ये जो डेटाबेस वेंडर ये क्या करेगा, ये जो इंटरफेस जावा वेंडर ने दिया है इसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा। इसके अंदर जितना फंक्शंस है, जितना इंटरफेस है, कलेक्शन ऑफ इंटरफेस, बहुत सारे इंटरफेस है, मतलब एक से ज़्यादा इंटरफेस है, सभी को इम्प्लीमेंट करेगा करके कुछ क्लास बनाएगा और उसी क्लास को सब एक पैकेज के अंदर डाल देगा। ओके, मतलब ये जो जावा वेंडर, ओके, तो जावा वेंडर will provide the collection of interfaces, collection of interfaces। ओके, और डेटाबेस वेंडर क्या करेगा, डेटाबेस वेंडर will implement all the interfaces, and creates some classes। ओके, implementation classes। ओके, implementation class बनाएंगे, some implementation classes। और उसके बाद क्या करेगा, उसको एक साथ एक पैकेज के अंदर डाल देगा and will create, एक पैकेज के अंदर डालेगा कैसे कि वो एक्चुअली एक जार फाइल बनाएगा। will create a .jar file, okay, and will give to us, okay, और वो जार फाइल हमको दे देगा और वही जार फाइल हमको यूज करना है हमारा प्रोग्राम में। तो यही जो जार फाइल का बात कर रहा हूँ .jar फाइल, यही है हमारा ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ओके, दिस जार फाइल .jar फाइल इज कॉल्ड ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ओके, तो ये ड्राइवर सॉफ्टवेयर को वो हमें दे देगा। तो वो कैसे देगा ड्राइवर सॉफ्टवेयर को, मतलब ये ड्राइवर सॉफ्टवेयर हमको मिलेगा कहाँ से,
जब ही हम डेटाबेस को डाउनलोड करूंगा, मतलब ओरेकल हम जब डाउनलोड कर रहा हूँ तभी हमको ये जार फाइल मिल जाएगा, मतलब ये ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ओके, दैट मीन्स डेटाबेस वेंडर क्या कर रहा है, डेटाबेस वेंडर हैज गिवन द इम्प्लीमेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ये जो इंटरफेस जावा वेंडर ने दिया था उसका इम्प्लीमेंट करके कुछ क्लास बनाया और उसको एक साथ करके एक जार फाइल बना दिया। उसी जार फाइल को बोल रहा हूँ ड्राइवर सॉफ्टवेयर, वही है हमारा ड्राइवर सॉफ्टवेयर। दैट इज ड्राइवर सॉफ्टवेयर क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस है। ड्राइवर सॉफ्टवेयर इज द इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस किसका, जेडीबीसी इंटरफेस का। जेडीबीसी एपीआई में जो जो इंटरफेस दिया गया उसका जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास वही है ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ओके, और उसको वो हमें मिलेगा कहाँ से, जब हम डेटाबेस को डाउनलोड करेंगे। ओके, दैट इज व्हेन वी डाउनलोड द डेटाबेस वी विल गेट द ड्राइवर सॉफ्टवेयर। हमको वो ड्राइवर सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। मतलब ओरेकल हम जो डाउनलोड करेंगे, ओरेकल का जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर मतलब जार फाइल वो मिल जाएगा, और MySQL का जो जार फाइल वो हमें सेपरेटली डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, दैट इज MySQL के लिए हमको सेपरेटली जार फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा। दैट इज फॉर MySQL we have to separately download the jar file, that is driver or .jar file. ओके, ये हमें सेपरेटली डाउनलोड करना पड़ेगा, और ओरेकल के लिए सेपरेटली डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं, हमको वो मिल जाएगा जब हम ओरेकल डाउनलोड करूँगा तभी हमको मिल जाएगा। ओके, दैट मीन्स डेटाबेस कंपनी विल गिव द ड्राइवर सॉफ्टवेयर एज ए पार्ट ऑफ देयर डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ओके, ओरेकल के लिए ये डेटाबेस का ही पार्ट है ये जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ओरेकल जब डाउनलोड करूँगा तभी हमको वो मिल जाएगा, लेकिन MySQL के लिए हमको ये सेपरेटली इंस्टॉल करना होगा और डाउनलोड भी करना होगा ये जार फाइल। ओके, तो अब देखना है कि ये जार फाइल का नाम क्या है। तो ये जार फाइल का नाम अगर ओरेकल यूज़ कर रहा हूँ तो ये वर्जन टू वर्जन ये नाम थोड़ा सा चेंज होगा, बेसिक नाम एक ही है। ओके, मतलब ओरेकल 10G अगर यूज़ कर रहा हूँ तो वो जार फाइल का नाम है OJDBC 14.jar, और अगर 11G यूज़ कर रहा हूँ तो उसका नाम होगा OJDBC 6.jar, और अगर ओरेकल 12C है तो इसका नाम है OJDBC 7.jar, और अगर ओरेकल 18C यूज़ कर रहा हूँ तो इसके लिए है OJDBC 8.jar। ओके, तो ये है हमारा डिफरेंट ओरेकल वर्जन का डिफरेंट जार फाइल और ड्राइवर सॉफ्टवेयर। तो यही है हमारा ड्राइवर सॉफ्टवेयर। और MySQL के लिए जो है फॉर MySQL इट इज कनेक्टर J, इसको हम बोलते हैं कनेक्टर J। ओके, MySQL कनेक्टर J, और कनेक्टर J भी बोल सकता हूँ MySQL कनेक्टर J, मतलब कनेक्टर फॉर जावा, इसके लिए नाम है कनेक्टर J। ओके, तो ये हमें सेपरेट करके डाउनलोड करना होगा। ओके ओके, तो हम यहाँ पर JDK जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो है 12, और JDBC का जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो है 4.3। ओके, तो JDK एंड JDBC का वर्जन सेम नहीं है। अभी हम JDK का 12 यूज़ कर रहा हूँ, JDK का तो रिसेंट वर्जन 19 तक रिलीज़ हो चुका है, तो हम अभी 12 यूज़ कर रहा हूँ, और JDBC का वर्जन है 4.3। ओके, तो मतलब हमको पहले जावा के साथ डेटाबेस को कनेक्शन करने के लिए एक ड्राइवर सॉफ्टवेयर का ज़रूरत है, तो उसको पहले हमको डाउनलोड करना है,
अगर ओरेकल हमारे पास है तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर भी है, और अगर MySQL हमने डाउनलोड किया है, मतलब जैम्प हमने डाउनलोड किया है, तो कनेक्टर जी हमें सेपरेटली डाउनलोड करना होगा। ओके, इसके साथ ये नहीं मिलेगा। तो हम कनेक्टर जे को यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। दैट इज यहाँ पर लिख सकता हूँ MySQL कनेक्टर /j डाउनलोड। ओके, ऐसा करके MySQL कनेक्टर जे डाउनलोड और कनेक्टर जावा जार डाउनलोड। ओके, तो ऐसा बोल सकता हूँ, कनेक्टर जावा जार डाउनलोड। ओके, तो ये जो dev.mysql इसको हम यूज़ नहीं करूँगा, और यहाँ पर जो है jar-download.com, यहाँ पर जा सकता हूँ, और java2.com ये जो साइट है यहाँ पर हम जा सकता हूँ। तो ये डाउनलोड करने के बाद, ये डाउनलोड करने का टाइम में ये देखना ना होगा कि इसके साथ ये वर्जन दिखा रहा है या नहीं। मतलब ये तो सिर्फ बोल रहा है कि MySQL कनेक्टेड जावा। ओके, कुछ वर्जन नहीं दिखा रहा है, तो ये होने से नहीं चलेगा, इसका वर्जन भी दिखाना चाहिए। ओके, तो ये हम यूज़ नहीं करूँगा। तो और भी अगर कुछ है तो इसका लिंक में जाना होगा। ओके, तो यहाँ पर जो दिखा रहा है ये वर्जन 8.0.31। ओके, ये चलेगा, ये वर्जन अगर दिखा रहा है तभी ये चलेगा। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्लिक कर सकता हूँ। ओके, ओके, ये डाउनलोड MySQL कनेक्टर जावा। तो यहाँ पर क्लिक करूँगा, अब ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। ये 3.8 MB इसका साइज़ है। ओके, तो अब ये डाउनलोड हो चुका है। ओके, ये जो जार फाइल्स 2, तो इसको हम डेस्कटॉप में कॉपी करता हूँ। ओके, तो यह जार फाइल्स 2, इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ। दैट इज एक्सट्रैक्ट फाइल्स एंड ओपन। तो इसको अगर ओपन करूँ तो इसके अंदर ये जो है MySQL कनेक्टर जावा 8.0.29। ओके, तो इसको हमें यूज़ करना होगा। ओके, दैट इज जार फाइल। तो और भी अगर ऐसा है, और भी यहाँ पर भी है, जैसे कि MySQL कनेक्टर जावा ये 5.1.12। ओके, ये जो बीन अगर ऐसा है ये भी हम यूज़ कर सकता हूँ। MySQL कनेक्टर जावा 5.1.12 बीन। ओके, तो ये भी हम यूज़ कर सकता हूँ। और अगर बीन नहीं है, सिर्फ वर्जन है, वो भी चलेगा। ओके, लेकिन ये वर्जन होना ज़रूरी है। ओके, विदाउट वर्जन नहीं चलेगा। ओके, तो हम ये बाद में यूज़ करूँगा। और ओरेकल का जो ड्राइव है वो कहाँ पर है? तो ओरेकल हमारा यहाँ पर इंस्टॉल किया गया, दैट इज एज ड्राइव में है, दैट इज ओरेकल 18cxc। हमारा मशीन में ये फोल्डर के अंदर है, और इसके अंदर ये जो db home xc, इस फोल्डर में जाऊंगा, और इसके अंदर जाना है jdbc, ये फोल्डर, और इसके अंदर lib, और ये जो फाइल है दैट इज ojdbc8। तो यही है ओरेकल 18c का जार फाइल, दैट इज ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ओके, तो इसी को हमें जावा प्रोग्राम में यूज़ करना है। दैट इज ओरेकल के लिए ojdbc8, एंड MySQL के लिए हमने जो देखा कनेक्टर जे, वो जार फाइल हम हमारा जावा प्रोग्राम में यूज़ करूँगा। ये दोनों एक साथ हम कनेक्ट करके रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक साथ बहुत सारे डेटाबेस का जार फाइल हम एक साथ हम जावा प्रोग्राम में कनेक्ट करके रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक साथ भी यूज़ कर सकता हूँ ओरेकल MySQL। तो हम सभी करूँगा।
तो ये है ड्राइवर सॉफ्टवेयर। तो अब तक तो ये पता चल गया कि ये ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता क्या है। दैट इज, हम जावा के साथ अगर एसक्यूएल का कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ तो एक इंटरप्रीटर होना ज़रूरी है, जिसको ही हम बोलता हूँ ड्राइवर, जो जावा स्पेसिफिक कॉल को डेटाबेस स्पेसिफिक कॉल में कन्वर्ट कर देगा और उल्टा भी करेगा। दैट इज, डेटाबेस स्पेसिफिक कॉल को जावा स्पेसिफिक कॉल में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो अब ये ड्राइवर हमारे पास हो गया। तो अब नेक्स्ट काम क्या है? नेक्स्ट काम है ये जावा के साथ डेटाबेस का एक कनेक्शन करना है। ओके, मतलब नेटवर्क सॉकेट कनेक्शन उसको बोलता हूँ कि सॉकेट कनेक्शन। तो इस दोनों के साथ कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन क्यों करना है? क्योंकि हम जो एसक्यूएल रन करूँगा, तो पहले क्या करता था, पहले तो हम ये एसक्यूएल डेवलपमेंट में यहाँ पर ही हम एसक्यूएल को चलाता था। ओके, दैट मीन्स डायरेक्टली इनसाइड द डेटाबेस सॉफ्टवेयर। पहले तो यही कर रहा था, लेकिन अब तो ऐसा नहीं करूँगा। अब यहाँ पर एसक्यूएल नहीं लिखूँगा, अब तो जावा एडिटर में एसक्यूएल लिखना है। मतलब एसक्यूएल हमें अभी लिखना है कहाँ पर? जावा प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पर हमको लिखना है कि फॉर एग्जांपल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एएमपी, ऐसे जावा प्रोग्राम के अंदर लिखना है। और अब ये एसक्यूएल को भेजना है डेटाबेस में। ओके, जैसे कि ये डेटाबेस इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम एसक्यूएल को लिखूंगा जावा प्रोग्राम के अंदर और ये एग्जीक्यूट होगा डेटाबेस के अंदर। ओके, यही हमारा टारगेट है। मतलब ये एसक्यूएल को किसी भी तरीके से ये डेटाबेस में भेजना है। ओके, तो भेजूंगा कैसे? इसके लिए ये कनेक्शन होना ज़रूरी है। तो हम ये जावा प्रोग्राम और डेटाबेस ये दोनों के साथ एक कनेक्शन करेंगे। ओके, मतलब एक रास्ता चाहिए, जो रास्ता से ये रोड जैसा हम इमेजिन कर सकते हैं। ये रोड है। ओके, ये एक रास्ता है। ये रास्ता से ये एसक्यूएल को भेजना है डेटाबेस में। ओके, रास्ते के ऊपर से और रास्ते के अंदर से ये एसक्यूएल जाएगा डेटाबेस में। तो ये रोड ही है कनेक्शन। ये कनेक्शन हमने कर दिया। ओके, पहले हमको ये ड्राइवर चाहिए, ये ड्राइवर तो मिल गया, और इसके बाद हमको ये कनेक्शन करना है और रोड बनाना है ये दोनों के बीच में। तो ये रोड भी बना दिया, कनेक्शन कर दिया, मतलब रोड बना दिया। और अब एसक्यूएल को भेजना है। तो कैसे भेजूंगा? तो एसक्यूएल को भेजने के लिए मतलब ये एक सामान है। ओके, ये एक आइटम है, इसको ये रास्ते से ले जाना होगा डेटाबेस में। तो डेटाबेस में ले जाने के लिए तो एक गाड़ी का ज़रूरत है। ओके, गाड़ी के अंदर बैठा कर इसको भेजूंगा। तो हमको एक गाड़ी का भी ज़रूरत है, मतलब एक कार भी चाहिए। तो हमको एक कार चाहिए। ओके, तो एक कार बनाना होगा। तो सपोज ये कार है। ओके, तो ये कार क्या है? कार है एक स्टेटमेंट। ओके, तो हमको एक स्टेटमेंट बनाना है। ओके, जस्ट हम पहले ये टर्मिनोलॉजी को बताता हूँ, हम बाद में ये डिटेल्स में देखूंगा ये प्रोग्राम में हम कैसे यूज करूंगा। तो पहले इंटरप्रीटर को लिया, उसके बाद ये कनेक्शन को क्रिएट किया, और इसके बाद हमको एक स्टेटमेंट चाहिए। तो ये कनेक्शन एंड ये जो स्टेटमेंट ये सभी ऑब्जेक्ट है। हम तो जानता हूँ कि जावा में सभी ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर कनेक्शन और स्टेटमेंट ये सब जो बात कर रहा हूँ ये सब ऑब्जेक्ट है। मतलब एक्चुअली ये सभी इंटरफेस है, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। मतलब इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, हम तो जानता हूँ। तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके, तो हम तो अगर सिंपली बात करूँ तो इसका कनेक्शन ऑब्जेक्ट ऐसा ही बोलता हूँ, लेकिन ये एक्चुअली इंटरफेसेस है। हम सभी डिटेल्स में देख रहा हूँ बाद में। ये कनेक्शन और स्टेटमेंट सभी इंटरफेस है। हम इसका जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसी का रेफरेंस रहेगा इसी इंटरफेस में। तो एनीवे हम जस्ट अभी ये पिक्चर में समझता हूँ, वो हम डिटेल्स में थोड़ी बात देख रहा हूँ कि एक्चुअली में क्या हो रहा है।
तो अभी ये एसक्यूएल को ये रोड से ले जाना है, तो इसके लिए गाड़ी चाहिए, तो ये गाड़ी को बोल रहा हूँ स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट ऐसा बोल रहा हूँ, और ये भी रोड भी कनेक्शन ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब ये स्टेटमेंट में हम एसक्यूएल को बैठा दूंगा, मतलब स्टोर कर दूंगा, और ये गाड़ी चला जाएगा ये डेटाबेस में। ओके, ये गाड़ी कहाँ पर जाएगा, ये डेटाबेस में चला जाएगा। ओके, तो ये गाड़ी में बैठा कर इस एसक्यूएल को डेटाबेस में भेज दिया, और अब ये डेटाबेस एसक्यूएल को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, मतलब डेटाबेस विल नाउ execute it। ओके, तो मतलब डेटाबेस ये एसक्यूएल को अब एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट का काम क्या है, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट का काम है एसक्यूएल को जावा से डेटाबेस में भेजना और उसको एग्जीक्यूट करना। तो एग्जीक्यूट तो डेटाबेस करेगा, लेकिन उसके लिए एक फंक्शन भी कॉल करना है, हम बाद में देखूंगा, एक फंक्शन कॉल करना है, तो तभी डेटाबेस उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो वो फंक्शन कॉल करेगा ये स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट से ही उस फंक्शन को कॉल करना है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि स्टेटमेंट का काम है कि इस एसक्यूएल को जावा एप्लीकेशन से डेटाबेस में भेजना और इसको एग्जीक्यूट करना, दैट इज सेंड एंड एग्जीक्यूट द एसक्यूएल। ओके, यही है स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट का काम। और अब ये एसक्यूएल तो डेटाबेस में चला गया, और डेटाबेस इस एसक्यूएल को एग्जीक्यूट करेगा, और इस फंक्शन को कॉल करने के बाद ओके जो स्टेटमेंट कॉल करेगा उस फंक्शन को, हम देखूंगा वो फंक्शन क्या है। तो वो फंक्शन कॉल करने के बाद डेटाबेस ये एसक्यूएल को एग्जीक्यूट कर देगा, और एग्जीक्यूट करने का बाद क्या होगा, तो इसके बाद दो टाइप का काम हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि एसक्यूएल का टाइप क्या है उसके ऊपर। तो ये एसक्यूएल दो टाइप का होता है। तो वन है सिलेक्ट क्वेरी, और नंबर 2 इज नॉन सिलेक्ट क्वेरी। मतलब ये हम जावा का पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ऐसे तो एसक्यूएल डिफरेंट टाइप का होता है, मतलब डीडीएल, डीएमएल, ओके, डीसीएल और डीक्यूएल ऐसा होता है। तो लेकिन हम वो सब बात नहीं कर रहा हूँ। अब हम क्या बोल रहा हूँ कि जावा का पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। जावा का पॉइंट ऑफ व्यू से दो टाइप का होता है, वन इज सिलेक्ट क्वेरी एंड अनदर इज नॉन सिलेक्ट क्वेरी। ओके, ये दो टाइप का होता है। तो अब ये अगर सिलेक्ट क्वेरी है, तो नॉन सिलेक्ट क्वेरी में क्या होगा हम बाद में देखूंगा। तो अब अगर ये सिलेक्ट क्वेरी है, मतलब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी हमने अभी जो लिखा है, यही है सिलेक्ट क्वेरी। और नॉन सिलेक्ट क्वेरी क्या होगा, मतलब अगर हमने रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहा हूँ और अपडेट कर रहा हूँ और डिलीट कर रहा हूँ, ओके, मतलब यह होगा सिंपली इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। ओके, और डीडीएल भी हो सकता है, वो भी नॉन सिलेक्ट ही है। ओके, और डीडीएल भी इसके अंदर ही आएगा। ओके, तो ये भी सब नॉन सिलेक्ट क्वेरी। तो अगर सिलेक्ट क्वेरी है तो इसको एग्जीक्यूट करने के बाद और भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ओके, मतलब उसका जो रिजल्ट, इसका रिजल्ट को एक जगह के अंदर स्टोर करना है। तो वो क्या है कि वो और भी एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। ओके, उसको हम बोलता हूँ कि रिजल्ट सेट, ये रिजल्ट सेट। ओके, रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर वो डाल देगा रिजल्ट, मतलब जो ये एसक्यूएल का रिजल्ट है। ओके, ये बेसिकली एक टेबल होगा। टेबल का फॉर्मेट में ये रिजल्ट वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर डाल देगा, और ये ऑब्जेक्ट इस गाड़ी में वो बैठा देगा। फिर से ये गाड़ी तो हमने भेजा था डेटाबेस में, और डेटाबेस क्या किया, डेटाबेस इस एसक्यूएल को एग्जीक्यूट किया, और जो रिजल्ट हुआ, हम सिलेक्ट क्वेरी की बात कर रहा हूँ अभी, नॉन सिलेक्ट हम बाद में देखूंगा। तो अगर सिलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट किया, तो इसका जो रिजल्ट, इसको फिर से एक नया ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर किया, उसको बोलता हूँ रिजल्ट सेट। वो रिजल्ट सेट को
हम इस गाड़ी के अंदर बैठा दिया, ओके। और बैठने के बाद ये जो गाड़ी है मतलब स्टेटमेंट, ये गाड़ी का मतलब ये स्टेटमेंट, इसको फिर से हम पहुंचा दिया जावा एप्लीकेशन में, ओके। तो इसको फिर से ये रिजल्ट सेट को लेकर ये गाड़ी चला जाएगा फिर से जावा एप्लीकेशन में, ओके। मतलब ये गाड़ी फिर से जाएगा कहाँ पर, जावा एप्लीकेशन में, और उसके अंदर अभी ये रिजल्ट सेट भी रहेगा, रिजल्ट सेट को लेकर वो जा रहा है अभी, ओके, विथ रिजल्ट सेट, ओके। और अब इस रिजल्ट सेट को लेकर हम कुछ भी कर सकता हूँ, ओके। हम इस रिजल्ट को यहाँ पर डिस्प्ले कर सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ, तो यही हमारा काम है। हम JDBC में यही काम करूँगा। तो हमने क्या किया, तो यहाँ पर हमको करना क्या है कि हम जावा एप्लीकेशन में एक प्रोग्राम लिखूंगा, जिस प्रोग्राम से हम कुछ SQL को रन करूँगा, और उस SQL को रन करके हमको करना क्या है कि बेसिकली 4 ऑपरेशन करना है, ओके। तो हम क्या करूँगा, यहाँ पर 4 ऑपरेशन करूँगा, वो है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ओके। मतलब ये CRUD बोलता हूँ इसको, ये CRUD, CRUD ऑपरेशन करना है, यही हमारा बेसिकली काम है, क्योंकि ये सारे JDBC का जो कोर्स है हमको यही काम करना होगा बेसिकली, दैट इज CRUD, CRUD ऑपरेशन बोलता हूँ। तो C फॉर क्रिएट, मतलब हमको क्रिएट मतलब इंसर्टिंग डेटा इन द टेबल, टेबल में डेटा को इंसर्ट करना है। और दूसरा है रीड, मतलब रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करना है, मतलब दिखाना है, ओके। और हम दिखा भी सकता हूँ और सिर्फ रिकॉर्ड को पाकर हम कुछ भी कर सकता हूँ, ओके। रिट्रीविंग रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, रिट्रीव करने के बाद हम कुछ भी कर सकता हूँ, तो रिट्रीविंग रिकॉर्ड। और यू मीन्स अपडेट, रिकॉर्ड को हम मॉडिफाई कर सकता हूँ। और D फॉर डिलीट, रिकॉर्ड हम डिलीट भी कर सकता हूँ, ओके। यही चारों काम हमको बेसिकली करना है ये JDBC में, ओके। तो यही काम करने के लिए जो प्रोग्राम हम लिखूंगा हमारा जावा एप्लीकेशन में, ओके, जावा प्रोग्राम में, ये काम हम डायरेक्टली डेटाबेस में नहीं कर रहा हूँ, हम जावा प्रोग्राम के अंदर कर रहा हूँ। और ये जावा प्रोग्राम हम जब चलाऊंगा, रन करूंगा, तब SQL एग्जीक्यूट होगा और डेटाबेस उस SQL को एग्जीक्यूट करेगा और इसको रिजल्ट हमें देगा, ओके। तो इसी काम को करने के लिए, मतलब जावा से डेटा को डेटाबेस में एंट्री करने के लिए हमारा जो रिक्वायरमेंट, ओके, वही रिक्वायरमेंट है JDBC, ओके। जावा के साथ डेटाबेस को कनेक्शन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट वही है JDBC, वो है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, JDBC API, ओके। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ इंटरफेस है, ओके। और उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके डेटाबेस वेंडर ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसी को बोलता हूँ ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ओके। मतलब ड्राइवर सॉफ्टवेयर क्या है, ये JDBC API में जो जो इंटरफेस है उसको, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास वही है ड्राइवर, और वही है हमारा इंटरप्रीटर। तो ड्राइवर क्या कर रहा है कि JDBC कॉल को, मतलब जावा स्पेसिफिक कॉल को डेटाबेस स्पेसिफिक कॉल में कन्वर्ट कर रहा है, और डेटाबेस स्पेसिफिक कॉल को जावा स्पेसिफिक कॉल में कन्वर्ट कर रहा है, ओके। तो ये इंटरप्रीटर का काम कर रहा है। तो ये ड्राइवर कहाँ से मिलेगा, जब हम डेटाबेस को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करूँगा। तो ओरेकल डाउनलोड करने से ओरेकल में ये ड्राइवर मिल जाएगा, लेकिन MySQL के लिए ये सेपरेट से इंस्टॉल करना होगा, ओके। तो अब ड्राइवर मिल गया, तो अब जावा के साथ डेटाबेस का एक कनेक्शन करना है। तो
मतलब ये रोड बनाना है, तो यही है कनेक्शन। तो अब कनेक्शन कर दिया, और कनेक्शन के बाद एक स्टेटमेंट बनाना है। तो स्टेटमेंट किस लिए, जाते कि इस कनेक्शन के अंदर से ये एसक्यूएल डेटाबेस में जा सकते हैं। ओके, जावा से हम डेटाबेस में इस एसक्यूएल को भेजना है, इसीलिए गाड़ी का ज़रूरत है। दैट मीन्स एक कार, हमने रास्ता तो बना दिया, और इस रास्ते से एक गाड़ी में बैठा कर इस एसक्यूएल को भेजना है। तो ये गाड़ी है हमारा स्टेटमेंट, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट एसक्यूएल को डेटाबेस में भेज देगा, और उसके बाद डेटाबेस उसको एग्जीक्यूट करेगा। और एग्जीक्यूट करने के बाद अगर वो सिलेक्ट क्वेरी है तो उसका एक रिजल्ट होगा, और वो रिजल्ट फिर से वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर देगा। उस ऑब्जेक्ट को बोल रहा हूँ रिजल्ट सेट, और वो रिजल्ट सेट फिर से उस गाड़ी में बैठा देगा वो, मतलब वो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट में, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर वो स्टोर कर देगा, और फिर से स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को भेज देगा हमारा जावा प्रोग्राम में। और उसके बाद उस रिजल्ट सेट को लेकर हम कुछ भी कर सकता हूँ, वो यूज़र को दिखा सकता हूँ और भी कुछ कर सकता हूँ। ओके, तो यही है हमारा JDBC ऑपरेशन का फंडामेंटल थ्योरी। ओके, तो किसी का कोई डाउट है, एनी डाउट अप टू दिस? एनी क्वेश्चन? ओके, तो JDBC API में हमको अभी देखना है कि क्या क्या इंटरफेस है, और ये ड्राइवर कितना टाइप का होता है। हाँ, एनी क्वेश्चन? বলছি যে যে তিন যে যতগুলো সফটওয়্যার বললেন স্যার, हाँ যে ওরাকেল, তারপর এসকিউএল, এইগুলো সব এই ওরাকেল আর এসকিউএল দুটোই আমাকে ইনস্টল করতে হবে, নাকি যে কোনো একটা করলেও হবে স্যার? हाँ हाँ ওরাকেল আর এসকিউএল? হ্যাঁ হ্যাঁ, যে কোনো একটা করলে হবে। তো আমি দুটোতেই দেখাবো, মানে আমি এরকমও প্রোগ্রাম দেখাবো যে অরাকল থেকে ডেটা মাইএসকিউএল এ ট্রান্সফার করব, বা মাইএসকিউএল থেকে অরাকলে ট্রান্সফার করব, এরকমও প্রোগ্রাম আমরা করব এরপরে। ওকে, তো সেই জন্য তো তাহলে দুটোই ইনস্টল করতে হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, দুটো করলেই ভালো। ঠিক আছে স্যার, এটা জানার ছিল। ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কারণ দুটোই ইম্পর্টেন্ট, অরাকল আর মাইএসকিউএল দুটো নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। ওকে, বাকিগুলো না করলে চলো, পোস্টজিআরই বা অন্য যেগুলো আছে, অরাকল আর মাইএসকিউএল দুটোই ইম্পর্টেন্ট, আমাদের দুটো নিয়ে কাজ করতে হবে। আমরা দুটোর উপর বেস করেই প্রোগ্রাম করব। তো মাইএসকিউএল একদম ইজি, জ্যাম্প একদমই লাইট ওয়েট, অরাকলটা একটু হেভি ওয়েট আছে, ইনস্টল হতে একটু টাইম লাগে। ওকে, তো 18C তাড়াতাড়ি ইনস্টল হয়ে যাবে, কোনো প্রবলেম নেই। ওকে, আর জ্যাম্প তো খুবই তাড়াতাড়ি ইনস্টল হবে। ওকে, তো এবার আমরা দেখব যে JDBC इज ए स्टैंडर्ड API। तो इसका मतलब क्या, कि ये सभी डेटाबेस के साथ एक ही जैसे काम करेगा, मतलब डेटाबेस टू डेटाबेस ये वैरी नहीं करेगा, यही इसका फीचर है। स्टैंडर्ड का मतलब है ये डेटाबेस टू डेटाबेस, हम जो फंक्शन कॉल करूँगा, हम जो क्वेरी लिखूँगा, ओके, हम सब जो करूँगा, ये सब डेटाबेस टू डेटाबेस सेम है सभी डेटाबेस में, एनी डेटाबेस, फॉर ओरेकल, माइएसक्यूएल, फॉर एनी डेटाबेस ये सभी फंक्शन, सभी इंटरफेस सेम है। ऑल द इंटरफेस आर सेम फॉर ऑल डेटाबेस। ओके, यह है पहला फीचर। और दूसरा फीचर है यह प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो हम तो जानता हूँ कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ही है, तो ये JDBC भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब
ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम ये वैरी नहीं करेगा, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में सेम काम करेगा। ओके, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और तीसरा कि ये JDBC से हम जो हमारा जो मेन जो काम है दैट मीन्स स्टैंडर्ड ऑपरेशन, जो हम बात कर रहा था पहले कि CRUD ऑपरेशन बोलता हूँ इसको, दैट इज क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ये जो 4 ऑपरेशन ये हमको सभी प्रोग्राम में ही करना है। दैट इज रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, रीड करना है, अपडेट करना है एंड डिलीट करना है। तो ये सारे काम हम JDBC से कर सकता हूँ। और JDBC है स्टैंडर्ड एडिशन के अंदर। ओके, तो यही है JDBC स्टैंडर्ड API। ओके, इज ए पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड एडिशन, मतलब JSE बोलता हूँ, जावा स्टैंडर्ड एडिशन। ओके, तो JDK इंस्टॉल करने से हमको JDBC का प्रोग्राम हम कर सकता हूँ। तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर सिर्फ सेपरेट करके इंस्टॉल करना होगा, यही पॉइंट है। ड्राइवर हमको सेपरेट करके इंस्टॉल करना होगा। MySQL के लिए सेपरेट डाउनलोड करना होगा, और Oracle अगर डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया है तो उसके अंदर ही हमको मिल जाएगा Oracle का जो ड्राइवर। ओके, तो ये है JDBC API। तो अब ये जो ड्राइवर का बात कर रहा हूँ, ओके, तो ये ड्राइवर 2 टाइप का होता है। तो ये ड्राइवर ओवरऑल ड्राइवर अगर बात करूं तो 2 टाइप का होता है। वन इज थिक ड्राइवर एंड अनदर इज थिन ड्राइवर। ओके, और भी अगर बात करूं कि ये और भी अगर डिटेल्स में बोलूं कि ड्राइवर कितना टाइप का होता है, ये जो थिक ड्राइवर एंड थिन ड्राइवर ये किसके ऊपर बेस करके कि ये ड्राइवर को काम कराने के लिए अगर कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट का जरूरत पड़ रहा है या नहीं। ओके, मतलब टू वर्क वेदर इट नीड्स एनी अदर कंपोनेंट और नॉट, इसके ऊपर बेस करके हम 2 टाइप में डिवाइड किया है इसको। ओके, ड्राइवर को काम कराने के लिए अगर कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट का जरूरत पड़ रहा है या नहीं, इसके ऊपर बेस करके हमको 2 टाइप में डिवाइड किया है। पहला है थिक ड्राइवर, अनदर इज थिन। थिक का मतलब जो हेवी वेट है, मतलब जिसको काम करने के लिए सेपरेट कंपोनेंट का जरूरत पड़ रहा है, इसीलिए नाम दिया गया थिक। मतलब इसका वेट ज्यादा है, एक्स्ट्रा कंपोनेंट लग रहा है इसको काम करने के लिए, इसका वेट ज्यादा है, इसके लिए बोल रहा हूँ थिक। ओके, इट नीड्स एन हेल्प ऑफ अनदर कंपोनेंट टू कम्युनिकेट विद डेटाबेस, इसके लिए इसका नाम है थिक। और बाकी जो है वह थिन ड्राइवर। थिन ड्राइवर ऐसा ड्राइवर है जिसको काम करने के लिए कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट का जरूरत नहीं पड़ता है, नीड नॉट एनी अदर कंपोनेंट टू कम्युनिकेट विद डेटाबेस। ओके, यह है थिन ड्राइवर, ये हल्का है। ओके, लाइट वेट, इसके लिए यह है थिन ड्राइवर। ओके, और यहाँ पर हम डिटेल्स में अगर बात करूँ तो टाइप ऑफ ड्राइवर 5 टाइप का होता है। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5। ये जो थिन ड्राइवर का बात कर रहा हूँ यही हमें अभी यूज करना है, दैट इज टाइप 4 ड्राइवर। ओके, हम जो Oracle का जो ड्राइवर हमने देखा था कि OJDBC 18C के लिए, और MySQL का भी जो कनेक्टेड J, ये सभी टाइप 4 ड्राइवर है, मतलब सभी थिन ड्राइवर लेकर ही हम काम कर रहा हूँ अभी। ओके, और बाकी जो ड्राइवर्स है मतलब टाइप 1 ये पहले था, मतलब JDK 8 वर्जन का पहले, मतलब JDK 7 वर्जन तक ये टाइप 1 ड्राइवर था। अब ये ऑब्सोलीट हो गया, अब ये मिलेगा नहीं। किसी के पास अगर JDK 7 वर्जन है तब उसके साथ ये टाइप 1 ड्राइवर मिलेगा। तो इसको तो छोड़ देता हूँ, ये लेकर तो कुछ काम नहीं होगा, ये तो ऑब्सोलीट हो गया। और टाइप 2 जो वर्जन है ये कॉस्टली है, ये नॉर्मल एप्लीकेशन के लिए, तो ये टाइप 2 भी हम यूज़ नहीं करूँगा। और टाइप 3 जो
ड्राइवर है वो एंटरप्राइज और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन के लिए, मतलब ये बड़ा कंपनी यूज़ करता है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन के लिए मतलब जो एप्लीकेशन चलाने के लिए एक से ज़्यादा मशीन का ज़रूरत होता है और नेटवर्क में चलता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल बैंकिंग एप्लीकेशन हो सकता है, और रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, ओके, एयरप्लेन रिजर्वेशन सिस्टम। ओके, तो इसी टाइप का एप्लीकेशन के लिए टाइप 3 यूज़ होता है। ओके, ये एंटरप्राइज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन के लिए। और टाइप 5 जो ड्राइवर है ये एक एक्सटर्नल थर्ड पार्टी ड्राइवर है, ये और भी सेपरेट करके इंस्टॉल करना होगा, ये टाइप 5 ड्राइवर। तो ज़्यादा जो यूज़ होता है वो है टाइप 4 ड्राइवर, जो हम अभी यूज़ करने जा रहा हूँ, यही बेस्ट है। और ये है प्योरली जावा में इसको लिखा गया, ये टोटली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और ये लाइट वेट है। तो इसको चलाने के लिए और कोई कंपोनेंट का ज़रूरत नहीं होता है, और ये तो फ्री है, हम फ्री में ही इसको यूज़ कर रहा हूँ। दैट इज टाइप 4 ड्राइवर इज द बेस्ट। ओके, तो हम अभी टाइप 4 ड्राइवर यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो अब देखना है कि ये जो JDBC इसमें क्या क्या इंटरफेस है। ओके, दैट इज इंटरफेसेस इन JDBC API। ओके, इंटरफेसेस इन JDBC API। तो यहाँ पर क्या क्या इंटरफेस है? यहाँ पर पहला जो इंटरफेस यह है कनेक्शन, और सेकंड इज स्टेटमेंट, एंड थर्ड इज रिजल्ट सेट। ओके, तो और भी इंटरफेस है, हम बाद में देखूंगा। स्टेटमेंट के बाद प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट भी है, कॉलेबल स्टेटमेंट। ओके, जो इसके इसमें से इनहेरिट किया गया। ओके, इसका चाइल्ड इंटरफेस वो है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, और कॉलेबल स्टेटमेंट वो हम बाद में देखूंगा। तो यह है मेन स्टेटमेंट, मतलब मेन इंटरफेसेस। ओके, और एक क्लास है दैट इज ड्राइवर मैनेजर, ये क्लास है। ओके, तो ये ड्राइवर मैनेजर से ही हमको कनेक्शन को क्रिएट करना है, तो यह है क्लास। और ये जो है ये सब इंटरफेसेस है। ओके, और हम जो पैकेज हम यूज करूंगा JDBC API में, जो पैकेज है मेनली दो पैकेजेस है। वन इज java.sql एंड अनदर इज javax.sql। तो दोनों में से जो डिफरेंस है, java.sql है बेसिक काम करने के लिए, फंडामेंटल्स काम जो है बेसिक काम करने के लिए जो है जो पैकेज वो है java.sql, और javax.sql यह है एडवांस काम करने के लिए। मतलब यहाँ पर रिजल्ट सेट का कुछ लिमिटेशन है, तो वो लिमिटेशन को सॉल्व करने के लिए हम रो सेट यूज़ कर सकता हूँ, वो हम बाद में देखूंगा। तो उसको यूज़ करने के लिए हम javax.sql पैकेज को यूज़ कर सकता हूँ। तो हम बेसिकली java.sql को यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम javax.sql को देखेंगे। ओके, तो यह है हमारा JDBC का पैकेज एंड, और ये ड्राइवर टाइप 4 ड्राइवर। तो अब हमको देखना है कि जावा के साथ डेटाबेस को कनेक्शन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स है। ओके, तो हमारा इंटरफेस है कनेक्शन, स्टेटमेंट एंड रिजल्ट सेट, यह है 3 इंटरफेस। ओके, और यहाँ पर जो स्टेटमेंट है हम बाद में और भी डिटेल्स में देखूंगा। स्टेटमेंट और इसका ये सब चाइल्ड इंटरफेस है, दैट इज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एंड कॉलेबल स्टेटमेंट। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट स्टेटमेंट का चाइल्ड इंटरफेस, एंड कॉलेबल स्टेटमेंट है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का चाइल्ड इंटरफेस। ओके, इंटरफेस को इनहेरिट करके इसको बनाया गया। ओके, तो अब हम देखूंगा कि जावा के साथ डेटाबेस का कनेक्शन करने का जो स्टेप्स है। ओके, that is steps for connecting Java application with DBMS। तो ये Oracle MySQL कुछ भी हो सकता है।
सभी के लिए ये सेम है। तो पहला जो स्टेप है वो है लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर। ड्राइवर सॉफ्टवेयर को हमें पहले लोड करना है एंड रजिस्टर करना है। तो ये जो लोड एंड रजिस्टर, ये जो स्टेप 1 है, ये अभी ऑप्शनल है फॉर JDBC 4 वर्जन से ये ऑप्शनल हो गया। किसके लिए? फॉर स्टैंड एलोन एप्लीकेशन के लिए। मतलब अभी जो हम करने जा रहा हूँ फॉर स्टैंड एलोन एप्लीकेशन, फॉर स्टैंड एलोन एप्लीकेशन मतलब हम बाद में जो करूँगा, मतलब वेब एप्लीकेशन, सर्वलेट, JSP और स्प्रिंग, हम जो वेब एप्लीकेशन यूज़ करूँगा तब हम इसको करना है। ओके, तब ये लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर को हमें करना होगा। लेकिन अभी के लिए ये ऑप्शनल है, हम कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ। ओके, तो अब सेकेंड स्टेप जो है वो है कनेक्शन को क्रिएट करना। पहले जो किया कि ड्राइवर क्लास को, लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर मतलब ड्राइवर क्लास। ओके, ड्राइवर तो क्लास है। ओके, तो ये ड्राइवर क्लास को हमें लोड करना है और रजिस्टर करना है, यह पहला स्टेप। तो ये तो अभी ऑप्शनल है। और सेकेंड स्टेप है कनेक्शन को क्रिएट करना। ओके, और तीसरा स्टेप है स्टेटमेंट को क्रिएट करना। ओके, कनेक्शन बना दिया मतलब वो रोड बना दिया। यहाँ पर जो हम पिक्चर का बात कर रहा था कि पहले ये इंटरप्रेटर का ज़रूरत है। हमने जो पहले बात किया था, पहले ड्राइवर को लाना है, क्योंकि ये नहीं होने से तो कुछ भी नहीं होगा। यही तो इंटरप्रेटर है। तो इसलिए हमने पहले क्या किया कि ड्राइवर क्लास को लोड किया, मतलब ये इंटरप्रेटर, यही हमारा पहला काम है। तो लेकिन ये तो अभी ऑप्शनल है, तो ये स्टेप हम कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ। लेकिन वो ड्राइवर जो जार फाइल उसको अटैच करना है, वो ऑप्शनल नहीं है। जार फाइल को अटैच करना है हमारा प्रोग्राम में। और ये स्टेप हम कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ। लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर। और इसके बाद ये कनेक्शन को क्रिएट करना है, दैट मीन्स ये रोड को बनाना है। और इसके बाद क्या करना है, ये गाड़ी चाहिए, मतलब स्टेटमेंट, जिस गाड़ी में ये SQL हम भेजेंगे डेटाबेस में, मतलब ये स्टेटमेंट क्रिएट करना है, दैट इज क्रिएट स्टेटमेंट। और उसके बाद क्या करना है, क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। ये स्टेटमेंट से ही हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा। ओके, इसीलिए स्टेटमेंट बना रहा हूँ। अदरवाइज अगर स्टेटमेंट नहीं बनाया तो क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्वेरी एग्जीक्यूट कराने के लिए स्टेटमेंट होना मैंडेटरी है। ओके, तो अब एग्जीक्यूट हो गया क्वेरी। तो अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये डिपेंड कर रहा है। तो हमने जो बोला कि अगर वो सिलेक्ट क्वेरी है तो हमारा काम कुछ होगा, और अगर नॉन सिलेक्ट क्वेरी है तो काम कुछ अलग होगा। ओके, ये SQL to SQL वैरी करेगा। तो हम ऐसे जनरल स्टेप ऐसा लिखा हूँ कि अगर वो सिलेक्ट क्वेरी है तो गेटिंग द रिजल्ट सेट, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकता हूँ फॉर सिलेक्ट क्वेरी। अगर ये नॉन सिलेक्ट क्वेरी है तो रिजल्ट सेट नहीं मिलेगा। तो तब उसके ऊपर डिपेंड करके हमारा काम भी कुछ अलग होगा, वो हम बाद में देखूंगा कि नॉन सिलेक्ट क्वेरी करने से क्या होगा। और इसके बाद लास्ट स्टेप में है क्लोज द कनेक्शन। कनेक्शन को क्लोज करना है। ये कनेक्शन को क्लोज क्यों करना पड़ रहा है, तो ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन करना अच्छा है, मतलब ये रिकमेंडेड है। नहीं करने से भी चलेगा, मतलब कोई एरर नहीं आएगा, प्रोग्राम तो चलेगा, लेकिन ये करना रिकमेंडेड है। क्योंकि हम अभी जो कर रहा हूँ, ये जो डेटाबेस है ये एक रिसोर्स है। तो ये रिसोर्स हमने ओपन किया है, मतलब ये कनेक्शन जो है, ये कनेक्शन हमने ओपन किया है, ऐसा हम एज्यूम कर सकता हूँ। तो कनेक्शन ओपन करने का मतलब मेमोरी में एक स्पेस लेगा। ये जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट बन रहा है तो इसके लिए स्पेस लेगा। तो अगर इसको ये क्लोज नहीं किया तो ये स्पेस ऑक्यूपाई होकर रह जाएगा मेमोरी के अंदर। और इसको अगर क्लोज नहीं किया तो ये स्पेस अभी दोबारा यूज नहीं कर सकता हूँ, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम वो स्पेस दोबारा यूज नहीं कर सकेगा। तो इसके लिए जो होगा कि मेमोरी लीक होगा, इसको हम बोलता हूँ कि मेमोरी लीकेज। तो मेमोरी लीक होगा मतलब स्पेस वेस्टेज होगा।
तो इसी को रोकने के लिए, मेमोरी लीकेज को रोकने के लिए ये कनेक्शन को ऑफ करना होगा, मतलब क्लोज करना होगा। ओके, ये रिसोर्स को बंद करना होगा। तो इसी के लिए ये कनेक्शन को क्लोज करना है। तो यही है हमारा स्टेप्स। तो पहले तो ड्राइवर का जो जार फाइल, ये हमारा जावा प्रोग्राम में अटैच करना होगा। और उसके बाद ये लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर, ये स्टेप अभी ऑप्शनल है, यह नहीं करूँगा, लेकिन हमको ये इसको याद रखना चाहिए, क्योंकि और कैसे करना है इसको जानना भी चाहिए, क्योंकि यह हमें बाद में करना है। जब हम वेब एप्लीकेशन करूँगा तब सर्वलेट, जीएसपी, ये सब हम जब करूँगा तब ये ज़रूरी है। इसीलिए इसको जानना ज़रूरी है। और स्टेप 2 में है कनेक्शन को क्रिएट करना, इसके बाद स्टेटमेंट क्रिएट करना, उसके बाद क्वेरी को एग्जीक्यूट करना, और उसके बाद क्वेरी के एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होगा वो डिपेंड कर रहा है, ये रिजल्ट सेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये डिपेंड कर रहा है वो क्वेरी कैसा है उसके ऊपर। अगर क्वेरी सिलेक्ट क्वेरी है तो रिजल्ट सेट मिलेगा, और अगर वो नॉन सिलेक्ट क्वेरी है तो रिजल्ट सेट नहीं मिलेगा। और क्वेरी जो भी हो, हमारा काम हो जाने के बाद कनेक्शन को क्लोज करना है, ये रिकमेंडेड है। तो यही हमारा JDBC एप्लीकेशन का स्टेप्स है। तो अब हम प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ ये हम कैसे करूँगा। तो हम एक्लिप्स में जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा एक्लिप्स वर्जन 2022 है, और 19 और 2020 सभी है। तो हम 22 ही ओपन करता हूँ। तो अब यहाँ पर और भी एक चीज़ जानना है, ये कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर एक कनेक्शन URL को हमें यूज़ करना है। ओके, ये कनेक्शन URL यूज़ करके जावा के साथ डेटाबेस का कनेक्शन होगा। तो ये URL हमें लिखना है। ये URL डेटाबेस टू डेटाबेस वैरी करेगा। ओके, बाकी सब कमेंट तो एक ही होगा, मतलब वो जो इंटरफेस है, जो स्टेप्स है, सभी एक होगा, लेकिन ये URL डेटाबेस टू डेटाबेस वैरी करेगा। ओके, और जो ड्राइवर क्लास का जो बात कर, लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर, ओके, इसका जो बात कर रहा था, ये लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर ये भी सेपरेट होगा। ओके, जार फाइल सेपरेट होगा, एंड लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर क्लास, ये ड्राइवर क्लास सेपरेट होगा। ओके, जिसको लोड करना है, और ये जो URL ये भी सेपरेट होगा। ओके ओके, तो अब देखना है कि ये URL क्या होगा। तो ये URL हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हम तो दो एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेशन करने जा रहा हूँ, जावा एंड डेटाबेस। तो इसको इस दोनों में से कम्युनिकेशन करने के लिए एक URL ज़रूरी है। क्योंकि हम जो वेबसाइट जब खोलता हूँ, वेबसाइट जब ओपन करता हूँ, वेबसाइट में क्या होता है कि हम क्लाइंट के साथ सर्वर का वहाँ पर भी कम्युनिकेशन करता था और करता हूँ। ओके, यहाँ पर जो क्लाइंट है, मतलब वेब ब्राउज़र, यह है वेब ब्राउज़र, और यहाँ पर सर्वर है। सर्वर में तो वेब पेज रहता है, यह है सर्वर, यहाँ पर वेब पेज रहता है, हाँ, वेब पेज। तो ये ब्राउज़र के साथ सर्वर का भी कम्युनिकेशन होता है। इसके लिए भी हम एक URL यूज़ करता हूँ। ओके, हम तो ये ब्राउज़र का जो एड्रेस बार, यहाँ पर एक URL लिखता हूँ। तो URL में क्या लिखता हूँ कि http:// ऐसा करके कुछ लिखता हूँ। मतलब से microsoft.com, ओके, और www.microsoft.com ऐसा लिखा। तो ये microsoft.com जो लिख रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट,
तो ये बेसिकली क्या है कि जो सर्वर इसका आईपी एड्रेस है। ओके, डोमेन नेम, ये तो डोमेन नेम है, मतलब एक्चुअली आईपी एड्रेस। तो डोमेन नेम तो आईपी एड्रेस का जगह यूज़ होता है। आईपी एड्रेस तो हमारा याद नहीं रहता है, इसके लिए हम डोमेन नेम यूज़ करता हूँ, जाता है कि ये डोमेन नेम आईपी एड्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो हम यहाँ पर ऐसा समझ सकता हूँ कि यहाँ पर एक आईपी एड्रेस है, से 127.0.0.0.1 ऐसा कुछ। ओके, और उसके बाद कोलन देकर एक पोर्ट नंबर होता है, से 8080। ओके, यह है पोर्ट नंबर। तो ऐसा कुछ हम लिखता हूँ, तो यह है पोर्ट नंबर और यह है आईपी एड्रेस। ओके, आईपी एड्रेस, तो ऐसा कुछ होता है। तो यही है यूआरएल। तो यहाँ पर सेम ऐसा नहीं होगा, यूआरएल कुछ अलग सा होगा। तो आप देखना ये इसी को बोलता हूँ कि यूआरएल। यूआरएल, तो ये आईपी एड्रेस तो किसी को याद नहीं रहेगा, इसीलिए हम microsoft.com ऐसा कुछ लिखता हूँ जो इजीली याद रहेगा। तो यहाँ पर यूआरएल क्या होगा, क्या यूआरएल अगर ओरेकल यूज कर रहा हूँ तब यूआरएल होगा ऐसा। तो ये यूआरएल का जो शुरुआत होगा वो JDBC कोलन से होता है। हम जब यहाँ पर जो यूआरएल शुरू होता है, यहाँ पर जो यूआरएल शुरू होता है कि HTTP कोलन से होता है। ओके, हर यूआरएल तो HTTP कोलन से होता है। ओके, तो ये HTTP क्या है, ये प्रोटोकॉल है। यह है प्रोटोकॉल, मतलब प्रोटोकॉल का नाम से शुरू होता है यूआरएल। दैट इज यूआरएल स्टार्ट्स विथ ए प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, दो डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करता है। ओके, प्रोटोकॉल इज ए सॉफ्टवेयर जो क्या करता है कि दो डिवाइस के बीच में और दो पार्टीज के बीच में कम्युनिकेशन करता है। तो कम्युनिकेशन करने के लिए जो रूल्स का जरूरत होता है वही है प्रोटोकॉल। ओके, दैट इज सेट ऑफ रूल्स। ओके, और इट इज ए सॉफ्टवेयर, इट इज ए सॉफ्टवेयर। ओके, मतलब प्रोटोकॉल इज ए सॉफ्टवेयर। तो हर यूआरएल प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का नाम, उसके बाद कोलन देकर स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जो प्रोटोकॉल है उसका नाम है JDBC, यही प्रोटोकॉल है। और हम जो नॉर्मल वेबसाइट के लिए जो लिखता था कि HTTP, यह है नॉर्मल हम जो वेबसाइट ओपन करता हूँ इसके लिए प्रोटोकॉल है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर तो हमको डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करना है, इसके लिए प्रोटोकॉल है JDBC कोलन। ओके, डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है, इसके लिए जो प्रोटोकॉल का जरूरत होता है यही है JDBC कोलन। तो हर यूआरएल JDBC कोलन से स्टार्ट होगा, जिसे भी डेटाबेस हो। ओके, फॉर एनी डेटाबेस, वेदर इट इज ओरेकल, MySQL, कुछ भी, सभी JDBC कोलन से स्टार्ट होगा और उसके बाद डिफरेंट होगा। ओके, ये जो पार्ट है, ये जो नेक्स्ट पार्ट, ये डिफरेंट होगा। इसको बोलता हूँ सब प्रोटोकॉल। ओके, JDBC कोलन है प्रोटोकॉल, और इसके बाद जो बाकी पोर्शन, इसको बोलता हूँ कि सब प्रोटोकॉल। ओके, और ये सब प्रोटोकॉल के अंदर ये जो @ से लेकर जो पार्ट, ये @ का बाद जो है ये लोकल होस्ट, ये क्या है ना, IP एड्रेस ऑफ द सर्वर। ओके, ये जो होस्ट, ये होस्ट क्या है, इट इज द IP एड्रेस ऑफ सर्वर। तो हमने तो बोला कि डेटाबेस सर्वर सॉफ्टवेयर में चलता है, तो सर्वर सॉफ्टवेयर का IP एड्रेस हमें ज़रूरत है। ओके, क्योंकि ये तो कहाँ पर भी, कहीं जगह पर भी रह सकता है, ये तो कहीं पर भी रह सकता है। तो इसीलिए नेटवर्क में किसी कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए एक IP एड्रेस का ज़रूरत होता है। तो हमको ये IP एड्रेस को बोलना है।
तो अब हम जो यूज़ कर रहा हूँ, तो हमारा जो ओरेकल और माई ये कहाँ पर चल रहा है? ये तो हमारा मशीन में ही चल रहा है। मतलब अभी तो हम हमारा मशीन ही हमारा सर्वर होगा और क्लाइंट दोनों ही होगा। ओके, क्योंकि हम तो अभी एक ही मशीन में काम कर रहा हूँ, यहाँ पर तो दो मशीन नहीं है, हमारा तो एक ही मशीन है। तो वही मशीन हमारा क्लाइंट भी होगा, सर्वर भी होगा। तो हमारा ही मशीन है सर्वर का आईपी एड्रेस, वही बताना है। ओके, तो इसी को बताने के लिए हम बोलते हैं लोकल होस्ट। लोकल होस्ट का मतलब हमारा मशीन का जो आईपी एड्रेस। ओके, आईपी एड्रेस ऑफ माय मशीन। तो इस ये आईपी एड्रेस क्या है? ये 127.0.0.1 ये फिक्स्ड है, सभी मशीन में एक ही होगा। हम यही भी लिख सकता हूँ 127.0.0.1, और इसको हम नहीं लिखूंगा, हम लिखूंगा लोकल होस्ट। ओके, मतलब यही आईपी एड्रेस ऑफ माय मशीन, इट इज द लोकल होस्ट। ओके, दैट इज लोकल होस्ट का मतलब लोकल होस्ट दैट इज आईपी एड्रेस ऑफ माय मशीन। ओके, तो अब ये होस्ट हो गया, और इसके बाद एक कोलन देना है, और इसके बाद बोलना है पोर्ट नंबर। तो ये पोर्ट नंबर क्या है? मतलब ये आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर का डिफरेंस क्या है? तो आईपी एड्रेस, सपोज नेटवर्क में तो बहुत सारे मशीन रहेगा। ओके, तो यहाँ पर सपोज इंटरनेट में बहुत सारे मशीन है, बहुत कंप्यूटर है, तो सभी कंप्यूटर का तो डिफरेंट आईपी एड्रेस रहेगा। मतलब ये है कंप्यूटर 1, यह है कंप्यूटर 2, यह है कंप्यूटर 3। ओके, इंटरनेट में बहुत सारे कंप्यूटर है, सभी का आईपी एड्रेस अलग होगा। तो पहले तो हम अगर ये क्लाइंट है हमारा, यह है क्लाइंट, तो क्लाइंट के साथ ये कंप्यूटर को कनेक्ट करना है। ये कंप्यूटर 1, ये कंप्यूटर 2 और ये कंप्यूटर 3। तो इसीलिए पहले क्या चाहिए? पहले चाहिए आईपी एड्रेस। ओके, पहले चाहिए आईपी एड्रेस। तो सपोज ये कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस चाहिए यहाँ पर भी, और सेकंड कंप्यूटर को भी कनेक्ट करने के लिए आईपी एड्रेस चाहिए, और थर्ड कंप्यूटर के साथ भी कनेक्शन करने के लिए एक आईपी एड्रेस चाहिए। तो सपोज पहला कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है से 200,5,4,1, एक इमेजिनरी आईपी एड्रेस लेता हूँ, कुछ भी हो सकता है, से 145.23.5.3। ओके, ऐसा कुछ आईपी एड्रेस है। ओके, 150.5.3.1। तो पहले तो आईपी एड्रेस चाहिए। आईपी एड्रेस से हम इस कंप्यूटर को कनेक्ट किया, मतलब आइडेंटिफाई किया। तो अब सपोज हमको कंप्यूटर 1 में कुछ डेटा भेजना है, तो लेकिन कंप्यूटर 1 में जाकर भी इसके अंदर भी तो बहुत सारे एप्लीकेशन चल रहा है। मतलब यहाँ पर से वर्ड चल सकता है, एक्सेल चल सकता है, और भी डेटाबेस भी बहुत सारे चल सकता है, मतलब ओरेकल भी चल सकता है और माईएसक्यूएल सभी चल सकता है, सभी एक साथ चल रहा है। तो हम डेटा कहाँ पर भेजूंगा? मतलब हमें सपोज ओरेकल में डेटा भेजना है, तो कैसे पता चलेगा कि ओरेकल पर डेटा भेजना है? मतलब कैसे समझूंगा कि डेटा को ओरेकल में ही भेजना है? मतलब कंप्यूटर कैसे समझेगा कि डेटा को ओरेकल में भेजना है या माईएसक्यूएल और वर्ड कहाँ पर? तो इसीलिए कौन सा सॉफ्टवेयर में डेटा भेजना है उसी कंप्यूटर में, इसके लिए और भी एक नंबर होता है। मतलब सॉफ्टवेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो नंबर, वो होता है पोर्ट नंबर। ओके, तो दैट मीन्स आईपी एड्रेस किसके लिए? आईपी एड्रेस इज टू आइडेंटिफाई द कंप्यूटर इन द नेटवर्क। ओके, आईपी एड्रेस किसके लिए चाहिए? कंप्यूटर को नेटवर्क में आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, और पोर्ट
पोर्ट नंबर किसके लिए चाहिए? पोर्ट नंबर चाहिए उसी कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर में डेटा भेजना है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए. दैट इज पोर्ट नंबर इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई ए particular software identify a particular software in that computer. ओके तो इसीलिए है पोर्ट नंबर. तो इसीलिए हमको दोनों का ही जरूरत है, आईपी एड्रेस का भी जरूरत है और पोर्ट नंबर का भी जरूरत है. तो ओरेकल का जो पोर्ट नंबर वो है 1521 एंड MySQL का जो पोर्ट नंबर वो है 3306. यह हमें याद करके रखना है. सभी सॉफ्टवेयर के लिए यह अलग होगा. ओरेकल का 1521 एंड MySQL का 3306. यह हमें लिखना होगा यहाँ पर. तो अब यहाँ पर लिखना होगा पोर्ट नंबर होस्ट कोलन पोर्ट नंबर और उसके बाद कोलन देकर SID भी बोलना है अगर वो ओरेकल है तो. ओके MySQL के लिए SID बोलने का जरूरत नहीं क्योंकि MySQL में ऐसा कुछ होता नहीं है. ओके मतलब प्रोफेशनल एडिशन, एक्सप्रेस एडिशन, एंटरप्राइज एडिशन ऐसा कुछ होता नहीं है MySQL में. ओरेकल में ही होता है. इसके लिए ओरेकल में ही SID बोलने का जरूरत है, MySQL में बोलने का जरूरत नहीं है. तो ये SID दो टाइप का होता है. हमने तो देखा था कि पहले XE, हम तो XE यूज कर रहा हूँ एक्सप्रेस एडिशन के लिए, और अगर हमारा ओरेकल एंटरप्राइज एडिशन है तो XE के जगह बोलना है ORCL. ओके तो ये SID का मतलब सिस्टम आइडेंटिफायर, वो होगा आइदर XE और ORCL. ओके यहाँ पर हम XE यूज कर रहा हूँ. तो हमारा जो टोटल जो URL होगा वह पहले तो JDBC कोलन, उसके बाद लिखना है ओरेकल कोलन, उसके बाद थिन. हम यहाँ पर थिन ड्राइवर यूज कर रहा हूँ इसके लिए थिन. तो MySQL में भी थिन ही यूज कर रहा हूँ लेकिन थिन MySQL में लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है, ओरेकल में लिखने का जरूरत पड़ता है यहाँ पर. ओके तो यहाँ पर लिखना है कि थिन कोलन @ ऑफ लोकल होस्ट और उसके बाद कोलन पोर्ट नंबर कोलन XE. @ भी यहाँ पर लिखना होगा ओरेकल के लिए. MySQL में ये @ भी लिखने का जरूरत नहीं, हम नहीं लिखूंगा. ओके तो यह है ओरेकल का. तो यह हमें अगर याद है तो अच्छा है. ये डेटाबेस टू डेटाबेस वेरी करेगा, हम कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ और याद है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये सभी डेटाबेस के लिए ये URL वेरी करेगा. हम गूगल में सर्च करके ये देख सकता हूँ, अगर याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. हम गूगल में सर्च करके सभी डेटाबेस के लिए ये URL ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके तो अगर याद है तो अच्छा है, गूगल में बार बार सर्च करने का जरूरत नहीं पड़ेगा. ओके तो ये हो गया हमारा प्रोटोकॉल एंड सब प्रोटोकॉल. और अगर MySQL का बात करूं तो हमें ऐसा लिखना होगा कि दिस इज फॉर ओरेकल एंड URL. तो पहले तो JDBC से ही स्टार्ट करना है, दैट इज JDBC कोलन, उसके बाद MySQL के लिए MySQL और कोलन. यहाँ पर थिन लिखने का जरूरत नहीं, @ का भी जरूरत नहीं, 2 स्लैश देना होगा. ओके और उसके बाद यहाँ पर भी लोकल होस्ट ही है और इसके बाद यहाँ पर स्लैश देना होगा. ओके सॉरी लोकल होस्ट कोलन, यहाँ पर पोर्ट नंबर देना है दैट इज 3306. ओके लोकल होस्ट कोलन पोर्ट नंबर और स्लैश देकर बोलना है डेटाबेस का नाम. ओके ओरेकल में डेटाबेस का नाम देने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर एक ही डेटाबेस है. ओके डेटाबेस एक ही है, सिर्फ टेबल अलग होगा. लेकिन MySQL में डेटाबेस टू डेटाबेस वेरी करेगा, मतलब डेटाबेस अलग होगा. पहले डेटाबेस बनाने का जरूरत पड़ता है MySQL में, लेकिन ओरेकल में डेटाबेस बनाने का जरूरत नहीं पड़ता है. तो पहले ही हम डेटाबेस के अंदर टेबल बना सकता हूँ. तो
MySQL में डेटाबेस बनाना पड़ता है, इसके लिए यहाँ पर डेटाबेस भी मेंशन करना होगा। कौन सा डेटाबेस के अंदर टेबल लेकर हम काम करना चाहता हूँ वो भी बताना होगा। तो इसके बाद डेटाबेस का नाम, डेटाबेस नेम, ये तो अलग होगा, ये वेरी करेगा डेटाबेस नेम। तो और डबल कोटेशन क्लोज कर दिया। तो ये होगा MySQL के लिए हमारा जो URL। ओके, और जो ड्राइवर क्लास का जो फाइल वो भी जानना है, दैट इज ड्राइवर क्लास। तो ये तो अभी के लिए नहीं लगेगा, ज़रूरत नहीं है, बाद में इसका ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन ड्राइवर क्लास फॉर Oracle, ओके। तो Oracle के लिए है पहले Oracle। तो ये बेसिकली एक पैकेज है, हम बाद में दिखाऊंगा ये जार फाइल को एक्सट्रैक्ट करके ये कहाँ पर है। तो oracle.jdbc डॉट Oracle ड्राइवर, Oracle का O कैपिटल है, ये क्लास नेम है एक्चुअली। Oracle ड्राइवर, ड्राइवर का D कैपिटल, Oracle ड्राइवर ये क्लास का नाम है, और ये जो oracle.jdbc ये पैकेज का नाम है। यही है वो जो जार फाइल इसके अंदर। ओके, ये पैकेज और ये क्लास ये जार फाइल के अंदर है। वो जो OJDBC 8 डॉट जार फाइल का बात कर रहा हूँ, इसके अंदर यही पैकेज एंड ये क्लास है। और अगर ये MySQL है फॉर MySQL, ये होगा पहले MySQL के लिए पहले com देकर स्टार्ट करना पड़ता है, com.mysql। यहाँ पर तो सिर्फ Oracle, यहाँ पर com.mysql डॉट, यहाँ पर लिखना है CJ ये एक्स्ट्रा है। CJ अगर नहीं भी दे सकता हूँ तो CJ नहीं देना से भी चलेगा, तो देना ही अच्छा है क्योंकि यही न्यूअर वर्जन है। तो CJ डॉट और उसके बाद ये JDBC सेम है, CJ.jdbc डॉट, इसके बाद क्लास नेम, तो क्लास नेम है ड्राइवर। ओके, यहाँ पर Oracle ड्राइवर, यहाँ पर सिर्फ ड्राइवर, यही डिफरेंस है। ओके, तो यही है हमारा ड्राइवर क्लास।